सो वी विल बी रिवाइजिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट वन शॉट वीडियो। सो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं डिसीजंस के जो हम आपके साथ क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ फैक्टर्स ओवरलैप भी करेंगे लाइक कैश फ्लो इज़ देयर, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ देयर, जो एक के जगह मल्टीपल डिसीजंस के अंदर आपको नजर आएंगे। So what do we mean by the word financial management? The basic thing in financial management is to manage the finance in such a way that the funds that you have raised आर एट दी मोस्ट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप यही चाहोगे ना कि मार्केट से जब आप फंड्स को रेज करो तो वो चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो। दैट इज वाई अ कंपनी हैज टू डू रिसर्च ऑन वेदर टू रेज फंड्स फ्रॉम टेकिंग लोन फ्रॉम अ बैंक, वेदर टू रेज फंड्स फ्रॉम इक्विटी, वेदर टू रेज फंड्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स। तो मल्टीपल जगह पे रिसर्च करने के बाद कंपनी को फंड्स को रेज करना है एंड नॉट जस्ट रेज, दे हैव टू put it into the most optimum use so that they can earn a good amount of return on investment. So financial management is concerned with procurement of funds at a reasonable rate and optimum utilization of the procured funds इन एन एफिशिएंट वे। तो रिसोर्सेज जो आप रेज कर रहे हो पब्लिक से, बैंक से, या फिर अल्टीमेटली आप किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो, आप फंड्स को इस तरीके से स्पेंड करो कि आपको रिटर्न मैक्सिमम है। आपको इसमें ना 3 डिसीजन लेने होते हैं। कौन से डिसीजन होते हैं बेटा? वैसे तो उसको बोला जाता है फाइनेंशियल डिसीजंस। अब क्या है, फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसे डिसीजन फाइनेंशियल होगा या फाइनेंसिंग होगा। बेटा 3 फाइनेंशियल डिसीजंस आपको हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। एक है इन्वेस्टमेंट, एक है आपका फाइनेंसिंग और एक है आपका डिविडेंड। तो ये मेन 3 डिसीजन इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जो कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो फाइनेंस को मैनेज करने का सिंपल मतलब है कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो बिजनेस को कैरी करना है उसको तो पहले बिजनेस फाइनेंस का नाम देते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय द बिजनेस फाइनेंस? द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, या फिर बिजनेस को आपको एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, या यार बिजनेस की शुरुआत भी करनी है, स्टार्ट भी करना है। सो व्हाट डू वी नीड? वी नीड फाइनेंस, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस। अब मैनेजमेंट, मिनिमम कॉस्ट पे फंड्स को आपने प्रोक्योर कर लिया, चाहे आपने डिबेंचर्स इशू करे, चाहे आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे, चाहे आपने बैंक से लोन लिया, चाहे आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया, कहीं से भी आपने फंड को रेज करा, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि रिस्क कंट्रोल में रखो और इफेक्टिव तरीके से आप उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से उसको प्रोक्योर करा है। अलग अलग सोर्सेज को आप आइडेंटिफाई करो कि हमें मशीन कौन सी खरीदनी चाहिए। मशीन में भी बहुत ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। किसी मशीन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, पर हो सकता है कम प्रोडक्टिविटी वाली में रिस्क बहुत लो है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, और जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली मशीन है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है या फिर मे बी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सो वी हैव टू एनालाइज द रिस्क अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज फंड एक बार इन्वेस्ट हो गया वो पैसा रिकवर नहीं होगा, बहुत भारी नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि फंड्स को प्रोक्योर करो एट द मोस्ट रीजनेबल रेट एंड उनको आप यूटिलाइज करो इन द मोस्ट ऑप्टिमम वे। ठीक है, एफिशिएंट तरीके से उनको यूटिलाइज करो ताकि शेयर होल्डर्स को आप मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड कर पाओ। यही बेटा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा। अगर एक शेयर होल्डर आपकी कंपनी के साथ जुड़ता है 10 रुपए वैल्यू पे शेयर की, आपकी कंपनी ने आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफर, 10 रुपए फेस वैल्यू है शेयर की, तो क्या आप ये चाहोगे कि आपके इन्वेस्टर्स अगर 3 से 4 महीने के बाद शेयर सेल करें तो उनको रिटर्न 10 रुपए या उससे कम मिले या उससे ज़्यादा मिले? ज़्यादा मिले। अब अगर आप किसी कंपनी के मेंबर बन रहे हो, किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आने वाले टाइम में जब भी हम शेयर को सेल करें तो हमें जितनी वैल्यू हमने उसमें इन्वेस्ट करी थी उससे ज़्यादा वैल्यू का हमें रिटर्न मिले। इसी को बेटा बिजनेस की भाषा में बोला जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर, या फिर सिंपल भाषा में शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी कंपनी में ट्रस्ट दिखा रहे हैं, हमारी कंपनी में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उनकी वेल्थ को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि अगर आप उनको ओवर द पीरियड अच्छा रिटर्न नहीं दोगे तो वो आपकी कंपनी में डिसइन्वेस्ट करके अपना पैसा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे जहां से उनको अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रहेगी। दैट इज वाई ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, जब कंपनी के रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, रेशियोज, करंट रेशियो, फिर जो आपका क्विक एसेट रेशियो हो गया, फिर आपके जो और रेशियोज हैं, डेट इक्विटी रेशियोज, देयर प्रोप्राइटरी रेशियोज होते हैं, फिर और भी बहुत तरीके के सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं। जब ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिखाएंगे
तब जाके आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि इस कंपनी से आने वाले टाइम में रिटर्न पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशन है, एंड देन ओनली आप पुराने शेयर होल्डर्स को रिटेन कर पाओगे, और जो शेयर होल्डर फॉर सम रीजन अपने शेयर्स को सेल करना चाहते हैं उनको भी अच्छा खासा रिटर्न आप प्रोवाइड करोगे। सो परफॉर्मेंस अच्छी रखो तो शेयर होल्डर की वेल्थ ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो पैसा जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर होल्डर्स का, तो जरा सोच समझ के इन्वेस्ट करो, क्योंकि उनका पैसा है, आपका पैसा नहीं है। ऑल्दो दे आर टेकिंग रिस्क, दे आर मेंबर ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी ना। अल्टीमेटली आप पे भरोसा दिखा के आपको वो पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपको डोनेशन नहीं दे रहे, आपको वो कोई ग्रांट नहीं दे रहे कि आप पैसा उनका वेस्ट कर दो। वो एक उम्मीद के साथ आपको पैसा दे रहे हैं कि आप उनके एक का डबल करके दो, ठीक है। अब वो शॉर्ट टाइम की उम्मीद लगा के नहीं बैठे हैं, बट एटलीस्ट 3 महीने 4 महीने में आपको फेवरेबल रिटर्न्स उनको दिखाने पड़ेंगे, एंड देन ओनली वो कंपनी के साथ जुड़े हुए रहेंगे। अदरवाइज दे विल प्रेफर टू सेल दी शेयर्स एंड बाय दोज कंपनी शेयर जहां से उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छी है। अब बेटा कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपके डिसीजन से अफेक्ट होंगे? अब आप जब डिसीजन लेते हो कि मशीन खरीदें कि नहीं खरीदें, एक नई जगह पे ब्रांच खोलें या नहीं खोलें, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें या ना करें, ऐसे डिसीजन से सबसे पहले बेटा जो अफेक्ट होगा वो है आपके फिक्स्ड एसेट। द मोमेंट यू डिसाइड टू बाय अ न्यू मशीन, द मोमेंट यू डिसाइड टू बाय अ न्यू सॉफ्टवेयर और अ कंप्यूटर, लेट्स से, तो योर एसेट्स आर पॉजिटिवली अफेक्टेड व्हेन यू बाय इट। बट एट द सेम टाइम आपके करंट एसेट्स, आपका कैश आपका कम होता है उससे, फिर आपका जो अमाउंट या क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स है और उसका ब्रेकअप इनटू कैश इन्वेंट्री, आपके जो फैसले हैं उससे आपका करंट एसेट्स का ब्रेकडाउन भी पता लगता है। बिकॉज इफ यू विल बाय अ मशीन जिसकी रिपेयर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपका कैश टाइम टू टाइम जाता रहेगा। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश नहीं है तो फिर आप इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करोगे? अगर आप बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए डेटर्स इशू कर देते हो कि 6 महीने 8 महीने पेमेंट कर देना, आप तो हमारे अपने बंदे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, तो वेट करो 6-8 महीने। अपनी वर्किंग कैपिटल को आप कैसे मेंटेन करोगे? सो आपके डिसीजन इसीलिए बहुत मैटर करेंगे शॉर्ट टाइम में भी और लॉन्ग टाइम में भी, कि बिजनेस को आप कितना स्मूथ तरीके से चला पाओगे बेटा। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज, सिंपल सी बात है। अब देखो जो बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा है, ठीक है, जो बड़े बड़े स्केल पर काम करें, जिनकी एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, सो उनका जो रिक्वायरमेंट रहेगी लॉन्ग टर्म फंड्स की वो बहुत ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है। पर बेटा ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनको एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उनको एक एस्टिमेशन होना चाहिए कि भाई हमें शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टाइम में कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। कभी भी फेस्टिवल आ सकता है, सीजन आ सकता है, तो उन्हें वर्किंग कैपिटल अपने पास रखनी है ताकि वो अपनी इन्वेंट्री रीस्टॉक कर पाए। अब अगर अल्टीमेटली डिमांड कम है तो उस टाइम पर उनके पास इतना रिटेन्ड अर्निंग होनी चाहिए कि वो नुकसान के टाइम पर भी बिजनेस को शटडाउन की नौबत ना आए। सो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम में वो कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसका प्रॉपर एस्टिमेशन हर एक एंटरप्रेन्योर को रखना है अपने बिजनेस में। और ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू, अभी लॉन्ग टर्म फंड्स के 2 सोर्सेज होते हैं, एक बोरोड और एक ओनर। ओनर का जो पैसा होता है वो या तो पुराना वाला जो रिटेन करा गया जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इसको बोला जाता है। ये सब आपका रिजर्व एंड सरप्लस में शो होता है बैलेंस शीट में। इसके अलावा एक और ओनर फंड में बेटा रिकॉर्ड करा जाता है, इसको हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटल, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू दी ओनर फंड। तो ये दोनों ओनर में जाते हैं। और बोरोड फंड कौन सा हो गया? जो आपने लोन ले रखे हैं, जो आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ये सारे कौन से सोर्सेज हैं? बोरोड फंड है, क्योंकि इन लोगों को आपने क्या कर रखी है? कमिटमेंट। तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई डेट से पैसा रेज करना है इक्विटी से। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हर बार इक्विटी बेटर रहता है, बेटा उनका ये मिथ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद दूर होगा कि एट टाइम्स, और आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इफ यू आर वेरी क्लियर कि भाई बिजनेस में आपको प्रॉफिट ही होना है, तो डेट विल प्रूव टू बी अ मच बेटर सोर्स एज कंपेयर टू इक्विटी, एंड हाउ वी विल बी डिस्कसिंग इट इन इवेंचुअली इन दिस चैप्टर। ऑल आइटम्स इन पीएनएल, बेटा पीएनएल में आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, है ना, आपके सैलरीज हो गए, आपके फैक्ट्री खर्चे, जो आपके ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सब आपके कहां पर आ जाएंगे? तो अगर आपने अल्टीमेटली ज्यादा इंप्लॉइज को हायर कर लिया तो इससे अल्टीमेटली आपका डेबिट साइड पीएनएल का बढ़ जाएगा, आपको सैलरीज उनको ज्यादा पे करनी पड़ेगी, एज अ रिजल्ट आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर कंपनी में सेल्स सफिशिएंट नहीं हो रही है तो। इज इट राइट? तो बेटा सेल्स आपकी कहां पर जाती है? क्रेडिट साइड पर। ये बेसिक्स हैं जो आप 11वीं क्लास में अकाउंटेंसी में सीख कर आए हो। परचेज आपकी बेटा सी डेबिट में जाती है, मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा, मैं खाली इतना बता रहा हूं कि आपके जो ये छोटे में टाइम के डिसीजन है, ठीक है, पीएनएल में जो रिकॉर्ड करते हैं डेबिट क्रेडिट साइड पे, ठीक है, जितना आपका बेटा क्रेडिट साइड इंप्रूव होगा, जितनी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, मतलब इन शॉर्ट, उतना आपको आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। और जितना आप डेबिट साइड बढ़ाते जाओगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे कि सैलरीज, उतना आपको आगे चल के दिक्कत परेशानी आ सकती है अगर आपकी सेल्स उसको मीट नहीं कर पा रही है। इसीलिए जो आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो,
ये आपके इन एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को, करंट एसेट्स को, आपका ब्रेकडाउन जो होता है लॉन्ग टर्म फंड्स में और शॉर्ट टर्म फंड्स में, एंड अल्टीमेटली सारे आइटम्स पीएनएल में आपके अफेक्ट होते हैं आपके फैसलों से कि कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। आप अगर ज्यादा पैसों रेस कर लोगे और शेयर होल्डर्स को अगर आप रिटर्न नहीं दे पाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शेयर होल्डर आपकी कंपनी के शेयर सेल करते चले जाएंगे, उससे आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन करती जाएगी, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर के बारे में सोचो, उनका अच्छा रिटर्न आप अर्न करके दो, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करो, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करो टाइम टू टाइम, पर ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर दोगे तो कंपनी की ग्रोथ कैसे करोगे, तो इसलिए परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी रखो। बेटा जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूएसए में नेस्डैक पे लिस्टेड है, गूगल बेटा, फेसबुक हो गई, अब फेसबुक गूगल बेटा डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे डिविडेंड डिक्लेयर? क्योंकि उनको पता है कि भाई आज हमारे यहाँ शेयर होल्डर कोई शेयर खरीद रहा है तो वो 1 साल के बाद अगर शेयर बेचेगा तो उसको उसका पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। So that's why they don't declare a dividend, because they prefer to, invest the money in new offices, in new technology, and investors are really happy with that, because whenever they will sell even a 1 share of the, reputed organization, they will be earning profit out of that. ठीक है, in short time also they can earn profit on that if the company's performance, performs quite well in short time. So what I'm trying to tell you is that कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए डिविडेंड देना जरूरी नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रखो, ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर खुश रहेंगे जब मार्केट वैल्यूएशन इंप्रूव होगी। बेटा 3 फाइनेंशियल डिसीजन, रिपीट कर रहा हूं, कौन से? फाइनेंशियल, फाइनेंसिंग नहीं, फाइनेंशियल। फाइनेंसिंग इसके अंदर आता है, फाइनेंस कैसे करना है, डेट से इक्विटी, वो फाइनेंसिंग है। फाइनेंशियल सारे के सारे जो डिसीजन फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, आपका फाइनेंसिंग और आपका डिविडेंड। शुरुआत करेंगे, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती है मेरा बेटा, शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टर्म को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टाइम को बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। वर्किंग कैपिटल वाले इस चैप्टर के आखिरी में आएंगे। फिलहाल बात करेंगे हम आपके साथ जो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है, मतलब कैपिटल को बजट करने के लिए जो आप फैसले लेते हो कि भाई मशीन लें या नहीं लें, बिजनेस को एक्सपैंड करें या ना करें, नई बिल्डिंग खरीदें या ना खरीदें, नया कंप्यूटर लें या नहीं लें, नया सॉफ्टवेयर लें या नहीं लें, ये आपके बहुत ही ज़्यादा अमाउंट वाले फैसले हैं। अब अल्टीमेटली जो आप ये डिसीजन लोगे, किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन विच विल अफेक्ट योर लॉन्ग टर्म बिजनेस। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो एसेट आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट आप करने का प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम वाली नहीं, कौन सी वाली? लॉन्ग टाइम वाली। मतलब किसी कंपनी में आपको डिबेंचर खरीद रहे हैं तो ये भी कैसी इन्वेस्टमेंट है मेरा बेटा? लॉन्ग टाइम। आपको अपनी कंपनी में सॉफ्टवेयर नया लगाना है तो बेटा ये भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। सॉफ्टवेयर बेटा सस्ते नहीं आते, लाखों करोड़ों में आते हैं। आपको अल्टीमेटली अपना पूरा कंपनी का टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, लॉन्ग टाइम डिसीजन है। नई मशीन लानी है, लॉन्ग टाइम डिसीजन है। तो इस कैपिटल को आप बजट कैसे करोगे वो तो अब बाद में सोचना, पहले अब ये सोचो कि जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसमें मेन प्रायोरिटी आपको क्या देखनी है। सबसे पहले बेटा एसेट के कैश फ्लोज कितने, वो मशीन आपको कितना कमा कर देगी, कितने इनफ्लो आप उसमें उम्मीद लगा के चल रहे हो इन कंसेक्यूटिव ईयर्स। एक टाइम पर आके मशीन की स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगी, तब तक कितना कैश का इनफ्लो है और उसका कितना कैश आउटफ्लो है, दोनों की कैलकुलेशन देखो। जो आपके पास मशीन्स के ऑप्शंस अवेलेबल है उनको एनालाइज करो, जिसमें आपको लगे कि इनफ्लो आउटफ्लो का डिफरेंस मैक्सिमम, जहां फायदा आपको सबसे बढ़िया लगे वो एसेट आप कंसीडर कर सकते हो। बट नॉट जस्ट कैश फ्लो, आपको उस एसेट का रेट ऑफ रिटर्न भी देखना है कि हम इतना अमाउंट एसेट में लगा रहे हैं, अगले साल कितना % हमारा इसका बेनिफिट देगा। 1 लाख रुपए लगाकर अगर आपको 10% का फायदा है तो आपको सारे खर्चे निकालने के बाद 10,000 रुपए का फायदा हुआ। अगर आपको किसी दूसरे एसेट में 1 लाख रुपए लगा के 12% का फायदा है तो वहां पर आपको 12,000 रुपए का फायदा होगा, तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लोगे अगर दूसरे एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो। और गिवन दैट रिस्क दोनों में बराबर है तो डेफिनेटली हमें दूसरे एसेट के साथ जाना चाहिए रेदर देन दी फर्स्ट वन। पहले वाले से रिटर्न 10% है, दूसरे वाले से 12% है, रिस्क दोनों में बराबर है लगभग, तो दूसरा एसेट खरीदो। ये सब चीजें ना बहुत कैलकुलेशन से होती हैं, ये इतनी आसानी से बोलने में आसान लगता है बट जब इसको एनालाइज करा जाता है तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली पुट द मनी इन अ पर्टिकुलर सोर्स। उसी टाइम में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई बहुत एडवांस तो आपका डिसीजन गलत साबित हो सकता है। सो दैट्स व्हाई बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। फिर इन्वेस्टमेंट, सारे क्राइटेरिया देख लो इन्वेस्टमेंट के, भाई कितना अमाउंट लग रहा है इन्वेस्टमेंट में, कितना रिटर्न आएगा, कितना उसका पे बैक पीरियड है, कितने टाइम में आपके पैसे रिकवर होंगे, कितना उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सारे क्राइटेरिया 360 चेक कर लो एंड देन मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो पहले हमने क्या देखना है, कैश फ्लो देखना है मेरा बेटा, फिर हम देखेंगे उसमें कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रेट ऑफ रिटर्न कितना उम्मीद है आपको, और आखिर आप देखोगे सारे क्राइटेरिया जो इन्वेस्टमेंट
करते टाइम हमें देखने हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद आप करते हो एक पर्टिकुलर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। खत्म होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के फैक्टर्स, खाली 3 है। सबसे आसान, सबसे सिंपल, सबसे छोटा टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो आपका यही था, कैपिटल बजटिंग के फैक्टर्स। अब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग। बेटा फाइनेंस जो एक कंपनी में रेज करा जाता है, या तो ओनर खुद लगाए पैसा, या लोगों को कन्विंस करे कि आप लोग बन जाओ कंपनी के ओनर, इक्विटी शेयर खरीद लो और आप पैसा लगाओ मेरी कंपनी, मेरे साथ आप रिस्क लो। या फिर अगर उसको लगता है कि भाई प्रॉफिट तो बहुत निकलेगा और मैं नहीं चाहता वो प्रॉफिट दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, तो उसके लिए एडवाइस है कि वो लोन ले ले। बस उसमें कमिटमेंट हो जाएगी कि उसको उतना इंटरेस्ट जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा वो उसको टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा अंटिल द लोन इज कंप्लीटली रीपेड। गेटिंग द पॉइंट? तो ही हैज टू डिसाइड कि कैपिटल कितना चाहिए और उस कैपिटल में कितना डेट और कितना इक्विटी, कितना वो रिस्क खुद ले सकता है और कितना वो बाकी लोगों से रिस्क डलवाएगा इक्विटी में, और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो बैंक से लोन उठाएगा या डिबेंचर्स इशू करेगा या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से वो फंड उठाएगा, लोन लेगा। ये चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो, चाहे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, ये सब भी बेटा क्या रहते हैं, ये सब भी आपके लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं जिसमें आप लोगों को कन्विंस कर लेते हो कि वो आपको लोन दे, पर आपको उसमें कमिटमेंट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट आपको टाइम टू टाइम उन्हें फिक्स करके देना पड़ेगा। किन बातों का ध्यान रखना है कि भाई हम फंड्स डेट से रेज करें या फिर हम फंड्स इक्विटी से रेज करें। मतलब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारा का सारा पैसा लोन में ले लो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारा का सारा पैसा आप खुद अपनी जेब से लगा दो या फिर आप इक्विटी शेयर इशू करो। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जैसे बॉडी बिल्डिंग में कहा जाता है कि खाली डाइट या खाली एक्सरसाइज काम नहीं करेगी, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ रेक्टिफिकेशन नहीं, रटने के साथ कंसेप्ट क्लैरिटी भी जरूरी है। अब आप बोलो सर मुझे कंसेप्ट पूरा क्लियर है, पर आप लोग बोलोगे सर हमें कीवर्ड्स नहीं आते, बेटा नंबर नहीं आएंगे। तो इसीलिए आप जब कैपिटल रेज कर रहे हो, जब आपको मान लो 30 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें पूरे के पूरे 30 लाख ना तो लोन उठाओ, ना तो पूरे के पूरे 30 लाख आप इक्विटी से मतलब खुद इन्वेस्ट करो। कुछ पैसा लोन में, बाकी पैसा इक्विटी से, बैलेंस होना चाहिए। अब मेरा पॉइंट ये है कि ये फैक्टर हम सर पढ़ क्या रहे हैं, मतलब किस केस में मोर ऑफ डेट लेस ऑफ इक्विटी एंड किस केस में मोर ऑफ इक्विटी एंड लेस ऑफ डेट हमें करना है। तो केस नंबर 1 कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट चीप है इट शुड बी कंसीडर्ड मोर। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कम है तो इट इज अ बेटर सोर्स, बट जनरली डेट वालों की एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, तो कॉस्ट में तो हमेशा डेट ही जीतेगी ऑन अ रियलिटी नोट। But theoretically, we have to analyze the cost of various alternatives and then we will figure out the one which is the cheapest. And then we will be interested in raising funds from that particular source which is cheapest. फिर बेटा आ जाता है रिस्क। रिस्क किस में इन्वॉल्व? बेटा देखो, रिस्क ज्यादा है अगर, तो हमेशा एनी डे आई विल से इक्विटी इज बेटर। इफ देयर इज मोर रिस्क तो डेट वालों के साथ कमिटमेंट मत करो। अगर आपको बिजनेस में रिस्क है कि भाई सॉफ्टवेयर का बेनिफिट मिला नहीं मिला पता नहीं, अगर आपको नहीं पता कि मशीन का बेनिफिट मिला या नहीं मिला, तो उस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इक्विटी वालों की कमिटमेंट नहीं होती है तो उनको डिविडेंड तभी डिक्लेयर करा जाएगा अगर प्रॉफिट एक्सेप्शनली अच्छा हो जाता है, अदरवाइज उनको सेटल होना पड़ेगा वेरी लेस पे। इज इट अंडरस्टूड? सो इफ देयर इज हाई रिस्क विच इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिस्क, आई विल रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड। Financial risk is the risk of non-payment of the interest which was committed to, debt providers or, debentures or loan providers। जहां से आपने लोन लिया ना, जहां से आपने डेट ली थी, उनको इंटरेस्ट पे करने में फेलियर को हम कौन सा रिस्क बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। सो वो रिस्क अगर ज्यादा है तो आप इक्विटी की तरफ जाना प्रेफर कीजिए। फ्लोटेशन कॉस्ट, बेटा जब हम मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं या फिर हम लोन लेते हैं या फिर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो वो लीगल खर्चे होते हैं। मतलब इक्विटी शेयर को फ्लोट करवाना है, डिबेंचर्स को फ्लोट, तो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उनको फ्लोट करवाने की, तो वो लीगल एक्सपेंसेस है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस आपको जगह जगह डालना पड़ता है कि भाई यहाँ पैसा लगाएंगे, पैसा हमारी कंपनी में लगाओ, रिटर्न ही रिटर्न। तो वो सब खर्चे कंसीडर करो कि लोन में कितने बैठ रहे हैं और इक्विटी में कितने बैठ रहे हैं। जहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो, द मोर अट्रैक्टिव दैट सोर्स विल बी। अगर इक्विटी में मान लो कि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत पैसे लग रहे हैं, तो लोन विल बी मोर अट्रैक्टिव इन दैट केस। एंड देन कम्स कैश फ्लो पोजीशंस। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन विल गिव मोर इंसेंटिव टू द फर्म टू रेज फंड्स फ्रॉम डेट, क्योंकि जब कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉफिट ज्यादातर खुद खाओ और खाली एक लिमिटेड इंटरेस्ट डेट वालों को देकर निपटा दो और बाकी जो बचेगा वो आप खुद खाओगे। तो कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग, रेज फंड्स मोर फ्रॉम डेट एंड लेस फ्रॉम इक्विटी। बट इफ द कैश फ्लो पोजीशंस आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यू नीड फंड्स इमीडिएटली, रेज फंड्स फ्रॉम इक्विटी। एंड देन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आपके फिक्स्ड खर्चे बियॉन्ड योर बोल सकते हैं कंट्रोल है, कि जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उससे ज्यादा आपकी सैलरीज है, उससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी लोन पे जा रहा है, उससे ज्यादा आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा है, ये फिक्स्ड खर्चे होते हैं ना मेरा बेटा। रेंट हो गया, जैसे सैलरी हो गई, ये सब आपके फिक्स्ड है।
तो अगर ये आपके बियॉन्ड कंट्रोल है तो रेज फंड्स फ्रॉम इक्विटी, क्योंकि आप अगर लोन से पैसा उठा लोगे तो एक फिक्स्ड कॉस्ट और बैठ जाएगी, उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा टाइम टू टाइम। बट अगर आप इक्विटी से रेस करोगे तो ऐसी कोई फिक्स्ड कॉस्ट आपकी टाइम टू टाइम वाली नहीं बैठेगी, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दे देंगे, नहीं तो जी कोई बात नहीं। तो वो इक्विटी में चल जाता है, डिबेंचर में या फिर लोन में नहीं चलता। जो कमिटमेंट होगी कॉन्ट्रैक्ट में, आपको उतने उतने टाइम में उनको इंटरेस्ट मेरा बेटा देना ही पड़ेगा। इट कैन नॉट बी द केस इन केस ऑफ इक्विटी। आपको अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी ओके विद दैट। तो इफ हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर देयर and they are beyond the control of the firm, what is the suggestion? Raise funds from equity. But if fixed costs are in control and they are low for the organization, अब किसी कंपनी के लिए लो ज्यादा होगी, किसी के लिए हाई, मतलब डिपेंड करता है कंपनी, बट अगर कंट्रोल में है तो फर्म कैन रेज फंड्स मोर फ्रॉम डेट एंड लेस फ्रॉम इक्विटी। बेटा हम ये बात कर रहे हैं कि ज्यादा किससे रेज करना है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि सारा फंड कहां से रेज करना है, वो बात नहीं हो रही है, मोर कहां से रेज करना है, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस क्लास। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, काफी बार क्या होता है कि इलेक्शंस आने वाले होते हैं या फिर अल्टीमेटली कोई मान लो बीमारी चल रही है जिसकी वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे, एज अ रिजल्ट लोग इक्विटी में इतना फेथ नहीं करते कि यार मार्केट कभी भी अप डाउन हो सकता है, टैक्सेशन में चेंज आने वाला है, पॉलिटिकल चेंज आने वाला है, या कोई डिजीज हो गया फॉर विच पीपल आर अनेबल टू गो टू द मार्केट टू बाय द प्रोडक्ट्स। सो एट दैट टाइम कंपनीज में फाइंड इट डिफिकल्ट to raise funds from equity because people are not ready to invest in that particular moment because they don't have confidence in the business ki whether they will be able to operate properly or not. So as a result raise funds from debt. But if the situation is stable and if the capital market is showing the green signal or the bullish signal, bullish means the upward signal, then in that case it will be easier for the company to raise funds from equity. So these are the factors, again I'm repeating, which a company has to consider before taking a decision whether to raise funds more from debt or whether to raise more funds from equity. Now please come forward. Control considerations. So if the company doesn't want to dilute the control and want to retain the control, it should raise funds from debt because they don't want to share their ownership, they don't want to share their voting rights, because if they will issue equity they will ultimately dilute its voting shares, and those people who will become the members of the organization will be eligible to vote in a particular meeting in a particular asset, whether to invest in this asset or that asset, which might loosen your control over a particular project in which you want to invest, and ultimately the result might come in your non-favor. As a result, I won't suggest those organizations who want to retain the control to raise funds from equity, because they want to retain the ownership, raise funds from debt in that case, but only if it is the risk is low, if the cost of debt is ultimately low. So these factors are also to be considered. This is not the only factor, but all other factors are equally important. So you have to analyze कि overall किसमें डेट का स्कोर ज्यादा है और किसमें इक्विटी का स्कोर ज्यादा है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो ना, जैसे कॉस्ट अगर डेट में कम है तो डेट को 1 स्कोर दे दिया, फिर अगर आपने देखा रिस्क अगर डेट में ज्यादा है तो आपने फिर इक्विटी को 1 स्कोर दे दिया, फिर आपने देखा फ्लोटेशन कॉस्ट अगर इक्विटी में ज्यादा है तो डेट को वहां पे आप 1 स्कोर, मतलब जहां पर जिसका बेनिफिट है उसको 1 स्कोर दे दो और जहां पर इसका बेनिफिट नहीं उसको 0 दे दो। ये मेरे तरीका है बताने में, सजेशन है, एंड देन यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि जिसमें ज्यादा स्कोर हो आप वो वाला सोर्स यूज कर सकते हो फंड्स को रेज करने के लिए। कुछ बच्चों को शायद मेरी बात समझ में, कुछ बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं है, ये सबको आगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसका जहां पर बेनिफिट है ना उसको स्कोर 1 दो, जिसका बेनिफिट नहीं है उसको स्कोर। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं है ना, ये कहीं पर ऐसा लिखा गया है, ये मेरा एक सजेशन है जिससे आप लोगों को याद रख सकते हो कि कहां पर डेट बेटर है, कहां पर इक्विटी बेटर है। जैसे रिस्क के मामले में क्या बेटर है, इक्विटी, क्योंकि रिस्क अगर ज्यादा है डेट में रिस्क ज्यादा है, भाई कमिटमेंट हो जाएगी। कॉस्ट में भी क्या बेटर है, डेट बेटर है, कॉस्ट में डेट बेटर है, डेट की कॉस्ट जनरली कम होती है, इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि लोन के टाइम पे फॉर्मेलिटी ज्यादा है या फिर इक्विटी में फॉर्मेलिटी ज्यादा है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है तो इक्विटी बेटर है। तो बस दैट्स व्हाई आई वांटेड टू से कि स्कोरिंग कार्ड से हम एनालाइज कर सकते हैं कि अल्टीमेटली विच सोर्स टू यूज। बेटा जी कंट्रोल में अगेन मैंने बताया कि इक्विटी बेटर है या फिर डेट बेटर है, डेट बेटर है। डेट क्यों बेटर है, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में रहे। मैंने इक्विटी क्यों बोला, कंट्रोल आप चाहते हो कि अपने अंडर में रहे, तो इन दैट केस आप अपनी इक्विटी अपने पास रखो और जो पैसों की जरूरत है वो डेट से रेज कर लीजिए। तो ये फाइनेंसिंग थे। प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर में शेयर होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। हाँ जी जल्दी लेकर आओ बेटा, चाबियां बाहर मत भूला करो स्कूटी की, इतने टाइम में तो कोई वेट नहीं करेगा, लो बोलेगा डोनेशन हो गया। डिविडेंड के बारे में बात कर रहे थे। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने रिटेन नहीं करा बट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज सेड टू बी द डिविडेंड ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो पार्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेयर होल्डर इज सेड टू बी डिविडेंड। मिल गई चाबी, गेट बंद कर दो बेटा। फैक्टर्स
कौन से हमें ध्यान में रखने हैं डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम? पहला फैक्टर जो आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे वो है पैसा कितना है, अभी पैसा डिविडेंड लायक है भी या नहीं है। तो सबसे पहले जेब देखोगे अपनी पॉकेट खोल के कि भाई कंपनी में इतना फंड है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर पाए, या फिर वी शुड वेट अंटिल वी अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बेटा एक बार जेब भरी हुई है, सारा पैसा खर्च कर दोगे तो बेटा इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी। तो इसीलिए अर्निंग क्या होनी चाहिए? स्टेबल। बेटा प्रॉफिट कंसेक्यूटिवली एनुअली या सेमी एनुअली या क्वार्टरली जब आपको नजर आ रहा है बैलेंस शीट में, तब जाके डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है। खाली 3 महीने 6 महीने के बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर करने की कोई सेंस नहीं है। तो एक स्टेबिलिटी अर्निंग में होनी जरूरी है कि जो प्रॉफिट का ग्राफ वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड इन दैट केस डिविडेंड डिक्लेयर करना भी शेयर होल्डर समझेंगे कि रीजनेबल बात है। वरना कम प्रॉफिट पे डिविडेंड डिक्लेयर कर दोगे, शेयर होल्डर ही बोलेंगे कि कंपनी का ओनर ही बेवकूफ है, ठीक है, मैनेजमेंट ही बेवकूफ है, मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया वही बेवकूफ लोगों ने लिया कि जब प्रॉफिट ही नहीं था हमें बांट दिया, कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशन चला नहीं पा रही और डिविडेंड डिक्लेयर करके बैठ गई है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, बेटा जितना शेयर उतना डिविडेंड। अब किसी इंडिविजुअल के पास किसी कंपनी के 10 शेयर हैं और किसी दूसरे इंडिविजुअल के पास उस सेम कंपनी के 100 शेयर हैं, तो डिविडेंड ज्यादा किसको मिलेगा? 10 शेयर वाले को या 100 शेयर वाले को? बेटा 100 शेयर वाले को। बेटा पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो कंपनी की एक सिंगल पॉलिसी रहती है कि जितना शेयर उतना डिविडेंड। तो स्टेबिलिटी रहती है डिविडेंड में कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास कम शेयर है कंपनी उसको ज्यादा डिविडेंड दे रही है। भाई तूने ज्यादा रिस्क लिया, जिसने ज्यादा रिस्क लिया उसको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। किसी बच्चों की दिक्कत परेशानी यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? अगला बेटा फैक्टर है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। किसी कंपनी को अगर ग्रो होने की उम्मीद है तो बेटा पैसा उन्हें रोक लेना चाहिए, उन्हें उस प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए जहां पर जिससे वो ग्रो करे। अनलाइक सच एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ग्रोथ का कोई उन्हें विजन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, so in that case in that particular organization they should declare dividend so that shareholder should be retained in the company, otherwise वो छोड़कर किसी और कंपनी में चले जाएंगे। तो डिविडेंड डिक्लेयर तब करो अगर आपको ज्यादा ग्रोथ की ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट अगर वो लगे कि ग्रोथ कर सकते हो और इन्वेस्टर्स को उससे और ज्यादा बेनिफिट कमाकर दे सकते हो तो मीटिंग में उन्हें कन्विंस करो, ठीक है। तो एक शेयर होल्डर प्रेफरेंस भी एक पॉइंट आएगा इसी से मिलता जुलता। तो ग्रोथ में उल्टा समझ लेते कुछ बच्चे, सर ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है डिविडेंड दे दो। बेटा हर चीज सीधा डायरेक्शन में नहीं चलती, ग्रोथ ज्यादा डिविडेंड ज्यादा, नो। ज्यादा ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस तो डिविडेंड कम, ताकि आप ग्रोथ में पैसा लगा पाओ। अगला कैश फ्लो स्ट्रांग है तो देन यू हैव अपर हैंड टू डिक्लेयर अ हायर डिविडेंड, बट इफ कैश फ्लो पोजीशन इज अनस्टेबल यू हैव अ लोअर हैंड इन डिविडेंड, तो आप कम डिक्लेयर कर पाओगे। टैक्सेशन अगर डिविडेंड पे ज्यादा है तो उन सालों में टैक्स डिविडेंड आप कम डिक्लेयर करो, बट कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में अगर टैक्सेशन कम है डिविडेंड पे, इन दोज ईयर्स डिक्लेयर अ हायर डिविडेंड। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, टैक्सेशन डिविडेंड पे अप डाउन होता रहता है, तो व्हेन द टैक्स रेट्स आर लो डिक्लेयर मोर डिविडेंड, व्हेन द टैक्स रेट्स आर हाई डिक्लेयर लेस डिविडेंड। कन्विंस शेयर होल्डर्स दैट वी विल डेफिनेटली डिक्लेयर अ हायर डिविडेंड व्हेन टैक्सेस आर low, but at the moment taxes are high, so you will not be getting a benefit of that, it will be more benefiting the government in that case, so we have to convince the shareholders. So beta stock market reaction, be prepared about one thing, the moment you declare the news for the dividend that we are declaring a dividend, it will have a positive impact on your stocks, because a company who is planning to declare a dividend, many new investors become ready to become a part of such a company, because most of the people desire dividend on regular basis as a source of their income. So if there is an expectation about what declaration of dividend in a particular organization, the prices of your stocks are about to increase, because people will assume or investors will assume that the company is in good times. So that is a good time to invest in the company, because if this time they declare a dividend, maybe in future also sooner or later they will declare a dividend again. Then access to capital market, बेटा बड़ी कंपनीज को ज्यादा एक्सेस होता है और छोटी कंपनीज को कम एक्सेस होता है। तो बड़ी कंपनीज जनरली स्पीकिंग डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करती हैं और छोटी कंपनीज का डिविडेंड डिक्लेरेशन कंपैरेटिवली कम होता है। तो कितना एक्सेस है वो कैपिटल मार्केट, कितनी आपकी वैल्यूएशन है कंपनी की, उससे डिसाइड होता है कि बड़ी कंपनीज जनरली हायर डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं एज कंपेयर टू दी लोअर ऑर्गेनाइजेशन। लोअर मतलब जो भी इनिशियली स्टार्ट हुई है, जो भी रिसेंटली लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट पे। एंड देन लीगल कंस्ट्रेंट्स, बेटा डिविडेंड आप ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि टुमारो वी आर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, बेटा एक फॉर्मेलिटी फॉलो करनी पड़ती है। कंपनीज एक्ट 2013 की गाइडलाइंस है कि पहले मीटिंग होगी, फिर शेयर होल्डर से पूछा जाएगा कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर करें या फिर इस पैसे को री इन्वेस्ट कहीं करा जाए। जब वोटिंग फेवर में होगी, मेजोरिटी जब लोग डिसीजन लेंगे कि डिविडेंड हमें चाहिए, देन ओनली डिविडेंड विल बी डिक्लेयर, अदरवाइज नहीं डिक्लेयर करा जा सकता। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, काफी बार ना बैंक इस कंडीशन पे लोन देता है कि पहले हमारा अमाउंट फिर डिविडेंड के बारे में बात करना अपने इन्वेस्टर से। तो until the amount is paid back, you can't declare a dividend. So ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था,
डिबेंचर्स के साथ में भी, या बैंक के लोन के साथ, या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ, कि अंटिल द अमाउंट इज रीपेड, अंटिल द होल इंटरेस्ट दैट वाज सपोज्ड टू बी पेड इज क्लियर्ड, यू कांट डिक्लेयर द डिविडेंड अमंग योर शेयर होल्डर्स. तो इफ यू हैव साइंड सच अ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट क्लियर द अमाउंट एंड देन ओनली डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड. फिर बेटा शेयर होल्डर प्रेफरेंस, ये वही मैं बता रहा था जो पीछे आएगा पॉइंट आगे चल के, कि उनसे पहले पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हें चाहिए अमाउंट या नहीं चाहिए. एंड इफ देयर प्रेफरेंस is to take the dividend because they rely upon dividend as a regular source of, rely मतलब भरोसा करते हैं डिविडेंड पे कि रेगुलरली हमारी इनकम डिविडेंड से आती रहे, तो वो तो हमेशा डिविडेंड के डिसीजन को फेवर ही करेंगे. बट दोज इन्वेस्टर्स हु लुक इन द कंपनी एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कि भाई ये तो और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, हमें पैसा मिल जाएगा तो हम भी रुक गए, कंपनी भी रुक गई. बट अगर ये वही पैसा आगे लगा देंगे तो उससे कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और हमें और बेटर रिटर्न मिलेगा व्हेन वी विल सेल द शेयर्स इन फ्यूचर. सो इन दैट पर्टिकुलर केस डिविडेंड विल नॉट बी डिक्लेयर्ड. तो प्रेफरेंस पूछनी पड़ेगी, मीटिंग रखवानी पड़ेगी, मेजोरिटी शेयर होल्डर का डिसीजन सुनना पड़ेगा एंड देन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. तो बेटा ये तीनों डिसीजन मेरी तरफ से खत्म हो चुके हैं. कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करा, कैपिटल बजटिंग, खाली मेरे बेटा 3 फैक्टर थे उसमें, कैश फ्लो था, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था और रेट ऑफ रिटर्न था. खाली ये 3 फैक्टर थे कैपिटल बजटिंग में. बेटा फिर हमने करा था फाइनेंसिंग डिसीजन. बेटा फाइनेंसिंग में तो बहुत सारे थे, कॉस्ट भी 2, एक फ्लोटेशन कॉस्ट और एक खाली नॉर्मल कॉस्ट. बेटा आप सब लोग ये करके बोलोगे तो वो पढ़ लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करवाऊंगा. डिविडेंड डिसीजन बेटा 13-14 है, पढ़ लेना. सारे के सारे बड़े आसान है. कैश फ्लो आपने देखा तीनों में कॉमन है. डिविडेंड वाले तो आपका एक ही पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. अर्निंग वाले 2 पॉइंट थे, अमाउंट ऑफ अर्निंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. फिर बेटा टैक्सेशन वाला पॉइंट था, फिर आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन था, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, लीगल कंस्ट्रेंट में डिटेल में नहीं जाऊंगा, पढ़ लेना. ठीक है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि सेकंड बुक में शॉर्ट फॉर्म याद रखो. पहली बुक में ऑलरेडी बहुत शॉर्ट फॉर्म से निमोनिक से याद रखा हुआ है. तो यहां पर जरा कंसेप्ट से समझो कि टॉपिक है क्या. हर चीज को शॉर्ट फॉर्म से करने के पीछे नहीं भागना है. जहां पर भागना था पहली बुक में शॉर्ट फॉर्म का काम निपट चुका था. सेकंड बुक के लिए मैं सजेशन नहीं दूंगा कोई भी टॉपिक आप शॉर्ट फॉर्म के साथ. 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर भी अगर याद नहीं कर सकते तो क्या फायदा बेटा 12th में आने का. सो दैट इज वाई आसान से है. कैश फ्लो मैंने बताया तीनों के अंदर कॉमन है. कैश फ्लो के अलावा और कोई ऐसा जिसमें कॉमन नहीं है. बेटा अब आते हैं चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, फाइनेंशियल प्लानिंग. ये टॉपिक ने छुपा हुआ टॉपिक है. छुपा हुआ मतलब कहीं रह जाता है और बच्चे इस पर इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है. और मैं तो ये बोलूंगा कि जो पीछे तुम के तीनों डिसीजन पढ़कर आए हो उससे भी ज्यादा जरूरी टॉपिक है ये फाइनेंशियल प्लानिंग. एक ब्लूप्रिंट कि पैसा कैसे आएगा और पैसा कहां जाएगा. दैट इज रिटन इन व्हाट डॉक्यूमेंट? फाइनेंशियल प्लान. डॉक्यूमेंट विच स्पेल्स आउट how the funds will be raised and how they will be utilized in the most optimum way. Such a document is said to be a financial plan. बेटा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ना ट्विन ऑब्जेक्टिव्स है, 2 ऑब्जेक्टिव है. और ये बेटा मैं तो ये बोलूंगा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है. ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है. बेटा बिना प्लानिंग क्या आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच. बेटा पता होना चाहिए ना कितना फंड रिक्वायर्ड है. तो इसीलिए पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड. 6 महीने के बाद अगर आप एक नई ब्रांच खोलने का सोच रहे हो तो 6 महीने पैसे जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? अगर आप सोच रहे हो कि 8 महीने के बाद हमें 10 स्टाफ और चाहिए तो बेटा उनके लिए सैलरी इकट्ठी करके रखोगे या नहीं रखोगे ताकि 3-4 महीने उनका खर्चा निकाल लो. तो वो सब क्या, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन रिक्वायर्ड. दूसरा, अगर आपके पास अनसर्टेनिटी हो जाए कि कुछ ज्यादा पैसे आ गए तो द फर्म शुड नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली. कि ज्यादा पैसे, चलो पेंट करवा लेते हैं, चलो नया फर्नीचर ले आते हैं, नया कंप्यूटर लगाते हैं, लोगों को गाड़ियां बांट देते हैं अपने स्टाफ को. तो बेटा वो अननेसेसरी खर्चे नहीं करने, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है फॉर अ मोर बेटर रिटर्न. एट द सेम टाइम आपके पास लो फंड्स भी नहीं होने चाहिए, वो भी खराब है. तो वो चीज कैसे कंट्रोल होगी? विद प्रॉपर प्लानिंग. कि वी विल बी मेकिंग दिस मच सेल्स, only then we will be able to give salaries to our employees on time, we will be able to pay electricity expenses on time. तो दो इसके बेटा ऑब्जेक्टिव्स है. पहला कि ensure availability of funds whenever required and the firm should not raise resources unnecessarily. ठीक है, कहा जाता है एक्सेस फंड्स उतने ही खराब है जितने कम फंड्स. तो दूसरा पॉइंट में ये नहीं लिखा हुआ कि पैसे कम पड़ जाए उसमें दिक्कत है, या फिर लिखो पैसे ज्यादा पड़ जाए और उसका अननेसेसरी यूज हो उसमें और ज्यादा दिक्कत है. क्योंकि फिर जब पैसों की नेसेसरली जरूरत पड़ेगी तब पैसा होगा नहीं. सो अननेसेसरली एक्सपेंडिचर नहीं करना है, तभी करना है जब वो नेसेसिटी है, नॉट ऑन लग्जरी. आर वी क्लियर विद बोथ दी ऑब्जेक्टिव? जब पैसा चाहिए हो तब होना चाहिए, ठीक है, और फालतू पैसा नहीं होना चाहिए. फालतू पैसा अगर आ गया तो इट शुड बी इन्वेस्टेड इन अ मोर बेटर रिटर्न फॉर फ्यूचर टर्म्स. बेटा अब इस टॉपिक के बाद एक लंबा टॉपिक शुरू करवा रहा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर. इसके बेसिस पर ना न्यूमेरिकल भी आता है. ये भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस. ये क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एग्जाम में इतना नहीं देखा पूछा हुआ, बट क्योंकि ये नोट्स में है तो वी विल नॉट लीव इट.
तो बेटा प्रॉपर प्लानिंग से ना आप फोरकास्ट कर पाते हो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को, कि भाई कभी सेल्स हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो कभी अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि शॉप्स बंद रहेंगी, इतने फेस्टिवल्स है, कुछ ऐसा है, तो उस टाइम आपको ऑनलाइन अपना सामान लेकर जाना पड़ेगा ताकि आपकी सेल्स ना रुके। तो फोरकास्ट करते हो प्लानिंग करके। फिर आप अवॉइड करते हो शॉक्स, कि आपने प्लानिंग नहीं करी और एकदम से सेल्स भी नहीं हुई, तो कैसे आप फिर ऐसे टाइम में खुद को कंट्रोल कर पाओगे, बिजनेस कैसे आप सर्वाइव करवा पाओगे। तो प्लानिंग से आप ऐसे टाइम में सर्वाइव कर पाओगे। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा हर एक डिपार्टमेंट में कि भाई इतना पैसा इतने में काम करना है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग ही ना हो तो हर डिपार्टमेंट पैसा मुंह खोल के मांगेगा, हमें इतना चाहिए हमें इतना चाहिए, सबको बोलो तुम्हारा इतना है तुम्हारा इतना है, तो वो प्लानिंग से होता है। फिर मेरा बेटा डिटेल्ड प्लान से वेस्टेज नहीं होगी ना, पैसों का वेस्ट नहीं, इतने में मटेरियल आएगा, इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, इतनी इन्वेंट्री हम मेंटेन करेंगे, इतने टाइम तक हम क्रेडिट टाइम अलाउ करेंगे। सो ऑल दैट इज डिटेल प्लानिंग आप कर पाते हो इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर लिंकिंग प्रेजेंट विद फ्यूचर, कि भाई आज आपके पास कितना पैसे, आने वाले टाइम में आपके क्या प्लान्स हैं, तो वो सारा चार्ट आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रिपेयर करा जाता है। और क्वांटिटेटिव नेचर, आप सब चीजें नंबर में एक्सप्रेस करते हो ना, कि अभी कितना है, कल कितना होना चाहिए, परसों कहाँ एक्सपैंड करना है, तो ये सब चीजें क्वांटिटेटिवली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करी जाती है। तो ये प्लानिंग का एक एडवांटेज है, ताकि आगे चल के आप मेजर कर पाओ जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, कि पैसा इतना था और इतना लग गया, तो इट कैन बी कंट्रोल्ड विद दिस नंबर एक्सप्रेशंस। आर वी क्लियर विद इट? नाउ लेट्स प्रोसीड विद कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हिच आई जस्ट सेड बिफोर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द फॉर्म, कि अल्टीमेटली कितना आप फंड रेज करोगे, डेट से कितना फंड रेज करोगे। तो सर वो जो फाइनेंसिंग डिसीजन था और ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इन दोनों में क्या फर्क है बेटा, ये बता देते हैं। वो जो फाइनेंसिंग डिसीजन हमने पहले पढ़ा था ना, वो आप मान के चलो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम सोचते हैं कि कितना पैसा हम डेट से रेज करें, कितना पैसा हम इक्विटी से। बेटा ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कि कंपनी में कितना फंड आपने डेट से रेज करा हुआ है, कितना फंड आपने इक्विटी से रेज करा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझेंगे, और जो बेटा एनसीईआरटी ऑथर्स ने एग्जांपल लिया है वो बहुत बढ़िया लिया है। मैं सेम एग्जांपल से आपको इसको न्यूमेरिकली समझाऊंगा। और बेटा जो बच्चे हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं ऑनलाइन और जो लास्ट तक जुड़े हुए रहेंगे, बेटा मैं इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, और उसके न्यूमेरिकल के बाद आई प्रॉमिस आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में। खाली बीएसटी में एक ही न्यूमेरिकल है आपका इस चैप्टर का, तो वो एज अ बोनस लेक्चर में मैं आप लोगों को करवाऊंगा एट द एंड ऑफ द टेस्ट ऑल्सो। जो हम हर क्लास में टेस्ट रख रहे हैं, आप लोग जानते हो 10 क्वेश्चंस का, तो वो इस चैप्टर का भी चलेगा, बट न्यूमेरिकल क्लास आफ्टर द टेस्ट वी विल कंडक्ट। और खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है, इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, थोड़े बहुत टॉपिक ही बचे हैं बेटा जी। फाइनेंशियल लीवरेज होता है बेटा, लीवरेज होता है एक सपोर्ट, लीवरेज इज दी सपोर्ट। आपको जो पैसा चाहिए जो आप खुद डाल सकते हो, उसमें आपको सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। जो पैसा भैया आप खुद डाल रहे हो उसमें कैसे सपोर्ट, बट जो पैसा आप लोन ले रहे हो वो एक तरीके का क्या है, सपोर्ट है। तो मेरा बेटा जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं तो उसमें वो पहिया लगा होता है, रस्सी लगी होती है, तो वो लीवरेज है, वो सपोर्ट है, ठीक है। अब जैसे अब एक वेल से जब आप एक बकेट को आप खींचते हो तो बेटा आप कोने से नहीं खींच सकते ना, पानी गिर जाएगा सारा। जब आप रस्सी खींचोगे तो आप रस्सी डाल के अगर बकेट से पानी निकालोगे तो वो बाल्टी लगते लगते पानी सारा गिर जाएगा, तो बीच से पानी उठाया जाता है ना, दैट इज वाई वो सपोर्ट चाहिए। तो अब अल्टीमेटली आपको जो पैसे चाहिए जो आपने सपोर्ट से रेज करा, आपने बैंक की सपोर्ट ली, आपने डिबेंचर होल्डर्स की आपने सपोर्ट ली, दैट इज दी लीवरेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अमाउंट ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी दी लीवरेज। तो किस सिचुएशन में ये सपोर्ट फेवरेबल माना जाएगा और किस सिचुएशन में ये सपोर्ट अनफेवरेबल, मतलब काफी बार क्या होता है कि डेट रेज करना सही नहीं माना जाता। तो वो सीखने के लिए हमें सीखने पड़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि कंपनी की जो कैपिटल है उसमें कितना डेट होना चाहिए और कितना इक्विटी होना चाहिए। पहले जरा एक न्यूमेरिकल समझ लें, फिर उससे ये क्लियर होगा। तो बेटा अगेन आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी एग्जांपल मैंने लिया है फॉर एक्सप्लेनेशन, बट व्हेन वी विल डू न्यूमेरिकल तो बहुत अलग अलग 10 तरीके के मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप करे जाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन को जिस तरीके का 30 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए कंपनी को, तो बेटा यहाँ ना ये स्क्रीन पे ऐसे दिख नहीं रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मैं एक बार जरा इसको खुद से करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज है लेट मी जस्ट मेमोराइज देम। सो इंटरेस्ट 10% जाएगा लोन वालों को, टैक्स रेट बेटा 30% है। सिचुएशन 1 में हम कोई लोन नहीं लेंगे, सिचुएशन 2 में लोन कितना है 10 लाख का, सिचुएशन 3 में लोन कितना है 20 लाख का। सो दीज आर द वैल्यूज दैट आर गिवन टू अस इन दी क्वेश्चन, ठीक है जी। तो मैं एक बार फटाफट से वो चार्ट यहाँ बना देता हूँ जो वैल्यूज गिवन थी, ताकि आप लोगों को वैल्यूज क्लियर हो जाए। सो बेटा जी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स थी, कि कंपनी का जो प्रॉफिट है टैक्स वगैरह सब कुछ देने के पहले 4 लाख रुपए कंपनी उम्मीद, ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है, दिस इज नॉट समथिंग विच हैज बीन अर्नड बाय द कंपनी, दिस समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड, कि जो एक्सपेंसेस वगैरह पे करने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है वो कितनी है 4 लाख रुपीस की है।
और जो इंटरेस्ट जाएगा डिबेंचर पे या फिर जो लोन लेंगे उस पे बेटा 10% पर एनम के हिसाब से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा बेटा पे करेंगे। और हमें अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है, द कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड बाय द फर्म इज अबाउट 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। अब फेस वैल्यू हम मान के चलते हैं एक शेयर की है 10 रुपीज, चलेगा। एक शेयर अगर वो इशू करेंगे तो कितनी फेस वैल्यू रहेगी बेटा शेयर की 10 रुपीज पर शेयर। अब कंपनी 3 ऑप्शंस कंसीडर कर रही है, पर उसके पहले गवर्नमेंट को कैसे भूल गए, गवर्नमेंट भी तो टैक्स चार्ज करेगी। तो कॉर्पोरेट टैक्स हमने पीछे देखा था कितना था, 30% वाज दी टैक्स रेट। तो ये assumptions थी। अब 3 सिचुएशंस में लेना चाहूंगा। पहली सिचुएशन में जो इक्विटी है, हम इक्विटी से ही पैसा रेज कर लेते हैं सारा का सारा 30 लाख, ठीक है। डेट से यहां पर हम एक भी रुपया रेज नहीं कर रहे, तो रुपीज 0 लाख, कोई भी अमाउंट हमने डेट से नहीं रेज करा था, होल अमाउंट इज रेज फ्रॉम इक्विटी। तो एक शेयर अगर 10 रुपए का है, कितने रुपए का मेरा बेटा एक शेयर 10 रुपए का, तो कितने शेयर हो गए यहाँ पे 3 लाख। तो 3 लाख शेयर हैं और एक शेयर हो गया 10 रुपए का, तो कितने पैसे आपके आगे मार्केट से 30 लाख रुपए। और कितने शेयर्स है 3 लाख। अब ये 3 लाख शेयर जिन लोगों ने खरीदे, हो सकता है किसी ने 100 शेयर लिए, किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने 1 लाख ले लिया, मे बी वो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट शेयर हमारे पास हमने इशू कितने करे हैं टोटल 3 लाख शेयर, और एक शेयर कितने का मेरा बेटा 10 रुपए का। तो टोटल अमाउंट कितना आपने रेस करा मार्केट से 30 लाख, और सारा का सारा आपने यहाँ इक्विटी से रेस करा, आपने कोई भी अमाउंट बेटा यहाँ पर डेट से रेस नहीं करा, लोन नहीं लिया, कर्ज नहीं लिया। सेकंड सिचुएशन में आपको बोला गया कि इक्विटी से हम रेस करेंगे जी 20 लाख, तो कितने शेयर है यहाँ पर शेयर कम हो गए, 2 लाख शेयर हो गए। एक शेयर आपको पता है 10 रुपए का है, तो टोटल 20 लाख रुपए तो इक्विटी से आ गए। बैलेंस आप लोन ले लीजिए, कितने पैसे का 10 लाख रुपए का जी हमने ले लिया मार्केट से लोन। आखिरी सिचुएशन में जी हम इक्विटी से इशू करेंगे खाली 10 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपके 1 लाख शेयर है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो टोटल 10 लाख रुपए आपके पास आ चुके हैं। बचा हुआ अमाउंट आप लोन ले लीजिए 20 लाख रुपए का। तो तीनों ही सिचुएशन में जो टोटल कैपिटल आपके पास आने वाली है वो कितने पैसे आने वाले हैं 30 लाख रुपए आपके पास तीनों केसेस में आ रहे हैं। बेशक आप टोटल करके देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर 30 लाख इक्विटी से आ गए सारे पैसे, यहाँ पर मेरा बेटा इक्विटी से 20 है, लोन 10 लाख का है, यहाँ पर आपका इक्विटी 10 है और बाकी का बचा हुआ लोन हमने लिया है कितने का 20 लाख का। अब आइए देखते हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे लिए सबसे बढ़िया केस कौन सा है। इसका नाम होता है EBIT EPS एनालिसिस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग पर शेयर एनालिसिस इसको बोला जाता है। हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे लिए बेस्ट और डिजायरेबल सिचुएशन कौन सी है। आइए देखते हैं। तो 3 सिचुएशंस हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। सबसे पहली सिचुएशन में भी प्रॉफिट 4 लाख, तीसरी में भी 4 लाख, दूसरी में भी 4 लाख। सर 4 लाख सेम क्यों है बेटा, पैसा कितना लग रहा है 30 लाख और प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 लाख। बेटा क्या प्रॉफिट ये पूछ के होगा कि आपने लोन लिया था या आपने पैसा खुद डाला था, या पैसा अमाउंट के हिसाब से प्रॉफिट में देता है, अमाउंट के हिसाब से ना। तो पैसा चाहे आप लोन से रेस करो चाहे आप इक्विटी से रेस करो, आना कितने वाला है वापस 4 लाख। अब एक चीज और होती है जो मैं यहाँ आपको करके दिखाना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अकाउंट्स वाले बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दूसरा नाम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय the amount of capital that is employed in the organization times 100, and this will give you the amount of return on investment. अब बेटा जी आपका प्रॉफिट हो रहा है 4 लाख का, am I right? 4 लाख का प्रॉफिट आप लोग कमा रहे हो, डिवाइड बाय आपका कैपिटल कितना था 30 लाख डिनोमिनेटर में, टाइम्स 100। सर आपने लाख की जगह 0 क्यों नहीं लिखा? देखो बेटा ऊपर वाला लाख नीचे वाले लाख से कट जाएगा, 5 0 से कट गए, और ऊपर बच गया है 4, नीचे बच गया है 30, मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटा लगभग 13% अप्रॉक्स ही आ जाएगा, 13.3 समथिंग अप्रॉक्स में आपका क्या है ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। मैंने राउंड फिगर करके लिख दी, पीछे की वैल्यू 13% के आसपास का आपका रिटर्न है। क्या आप लोगों को रिटर्न निकालना समझ में आया कैसे हमने रिटर्न निकाला? जो आपको प्रॉफिट की उम्मीद है वो आप डालोगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना आपने पैसा लगाया टाइम्स 100। अब मान लो कि आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो 10 लाख रुपए लगाने के बाद, तो आप 20% कमा रहे हो। या इससे भी अगर सिंप्लीफाई करूं, आप मान लो 10 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 50% हो गया। कैसे निकाला? 5 लाख रुपए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स न्यूमरेटर जो कमाया, डिनोमिनेटर कितना हमने कैपिटल लगाया था 10 लाख, टाइम्स 100, तो 50% हो गया। सिंपल एज दैट फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इससे आसान फॉर्मूला बेटा आपके पूरे सिलेबस में नहीं होगा जो आपने अभी तक 12th क्लास में पढ़ा है जितने फॉर्मूले। अब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जरा वो लिख लीजिए कि आपको जो पैसे आने की उम्मीद है बेटा जी वो 4 लाख रुपए की है। तो 4 लाख रुपए तीनों केसेस में ये वाली वैल्यूज आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी मेरा बेटा। फिर इसमें आप इंटरेस्ट को माइनस कर लेंगे जो कि आपका कितने परसेंट जाएगा 10%। अब पहले केस में तो आपने लोन बिल्कुल भी नहीं रेज करा, तो जब आपने लोन नहीं लिया तो आपका इंटरेस्ट भी कितना जाएगा यहाँ पर 0 जाएगा।
अब यहाँ पर आप लोन लेकर आ रहे हैं कितने का, 10 लाख रुपए का, तो सेकंड केस में आपका जी 10 लाख का 10% जाएगा कितना, 1 लाख रुपए। यहाँ पर जरा आप लोन पे इंटरेस्ट दे दीजिए, यहाँ पर मेरा बेटा आपका इंटरेस्ट जाएगा 20 लाख के हिसाब से कितना परसेंट, 10%, 2 लाख रुपए आपका यहाँ लोन चला जाएगा। तो जरा इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमें निकालना है टैक्स के पहले कितना प्रॉफिट है। अब ये बेनिफिट है, आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है 10% और सरकार आपसे टैक्स कितना ले रही है 30%। तो एक बिजनेस को दोनों अमाउंट देनी है, बिजनेस को टैक्स भी देना है 30% और बिजनेस को लोन पे इंटरेस्ट भी देना है कितना परसेंट, 10%। बिजनेस दोनों तरह से फंसा हुआ है। अब आपको किसी को 10% देना पड़े तो आपको ज्यादा चुभेगा या आपको 30% ज्यादा पिंच करेगा, 30%। तो इट इज बेटर कि आप पहले डेट वालों को इंटरेस्ट दे दो। सरकार समझती है कि आपके ऑब्लिगेशंस है, तो पहले जरा आप इंटरेस्ट अपना चुका लीजिए जो आपने कर्ज ले रखा है, फिर जो पैसा बच जाएगा उस पर आप टैक्स दीजिए सरकार को। तो जो आपका ये अर्निंग बिफोर टैक्सेशन के पहले जो आपकी अर्निंग बच रही है बेटा, यहाँ तो सारा का सारा पैसा बच गया, 4 लाख का 4 लाख, यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं गया था बेटा। यहाँ पर आपके पास अब बच गया इन हैंड 3 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख आप इंटरेस्ट देकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपके पास बच गया है 2 लाख रुपए। अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स ने एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ी होगी, जहां पर वो पढ़ते हैं इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करके, ठीक है, कितना पैसा आपके पास अर्न हुआ डिवाइड बाय कितना उसमें से इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो बेटा यहाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिवाइड होगा तो वो इन्फिनिटी आएगा, हाँ या ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, तो आप पैसा ही कमा के बैठे हो क्योंकि आपको कोई भी उसमें इंटरेस्ट जाना नहीं। बेटा यहाँ अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो बेटा 4 टाइम्स आपका प्रॉफिट कितना है 4 लाख, आपका इंटरेस्ट कितना जाना है 1 लाख, तो आप 4 गुना एक्स्ट्रा पैसा कमा कर बैठे हो यहाँ पे इंटरेस्ट के मुकाबले। बेटा यहाँ पर आपका कितना जाना है, कितना आया है 4 लाख और जाना कितना है 2 लाख, तो आप बेटा यहाँ पर डबल कमा कर बैठे हो। तो अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हिसाब से देखें तो बेस्ट केस सिचुएशन 1 है, क्योंकि आप वहां पैसा ही पैसा कमा के बैठा, क्योंकि इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर हम खाली आईसीआर देखें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो उसके सब सिचुएशन 1 बेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट कुछ है नहीं और प्रॉफिट कितना बच रहा है पूरा का पूरा 4 लाख। पर बेटा खाली हम आईसीआर को देखते हुए डिसीजन नहीं लेते कि डेट से फंड रेज करें, इक्विटी से फंड रेज करें, हमें इसमें से टैक्स भी तो सरकार को देना है, जो कितना परसेंट है हमारा 30%। बेटा बड़े नंबर का 30% बड़ा आएगा, छोटे नंबर का 30% बड़ा आएगा बड़े नंबर का। बेटा बड़ा नंबर कौन सा है 4 लाख, बेटा 4 लाख का 30% निकाल लीजिए 1,20,000, तो ये अमाउंट बेटा सबसे बड़ा निकल कर आएगा। बेटा 3 लाख का 30% कितना आता है 90,000, जो कि 1,20,000 से कम है। और बेटा जी 2 लाख का 30% आता है 60,000, जो कि उससे भी कम है। तो आप देख रहे हैं जब पैसा ही कम बचा तो उस पर टैक्स भी आपका कम जा रहा है, पैसा जब ज्यादा बच रहा था तो उस पर टैक्स आपका ज्यादा जा रहा था। अब आप जरा बताइए कितना आपके पास टैक्स के बाद पैसा बच रहा है। यहाँ पर मेरा बेटा 280 बचा आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2,10,000 बच रहा है और यहाँ पर आपके पास 1,40,000। सर यहाँ पर तो कुछ बच ही नहीं रहा, सबको तो हम दे चुके हैं, टैक्स भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया। अभी बताता हूँ कि आखिरी केस सबसे बेस्ट क्यों है। ये है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये शॉर्ट फॉर्म जरा याद कर लीजिए, ये है आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स वगैरह देने के बाद ये आपके पास इन हैंड बच रहा है। अब ये किन लोगों में बांटा जाएगा, जो आपके कौन है नंबर ऑफ शेयर्स है। बेटा इसको डिविडेंड समझने की गलती मत कर लीजिएगा, ये खाली अभी हम एक शेयर का अर्निंग निकाल के दिखा रहे हैं कि एक शेयर पे हम कितना कमा के दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा शेयर 3 लाख थे जो आपने इशू करे थे, ठीक है। तो जो 2,80,000 पैसे हैं वो कितने शेयरों में बांटने पड़ेंगे, 3 लाख शेयर में। बेटा 30 लाख में नहीं बटेंगे, शेयर कितने हैं 3 लाख है ना, तो एक शेयर के हिसाब से अर्निंग देखी जाती है ना। यहाँ पर आपके 2 लाख शेयर थे, आप लोगों को ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। यहाँ पर बेटा थी 3 लाख शेयर थे, यहाँ पर आपके 2 लाख शेयर थे और यहाँ पर आपके 1 लाख शेयर थे। तो यहाँ पर आपके 1 लाख शेयर में ये बट जाएंगे। इन दोनों वैल्यूज को आप एक दूसरे के साथ क्या कर दीजिए डिवाइड, अभी तक माइनस करते हुए चल रहे थे, अब इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, आपकी एक शेयर की अर्निंग निकल कर आ जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं अर्निंग पर शेयर। मेरा बेटा यहाँ पे 2,80,000 ज्यादा है, 3 लाख ज्यादा है, 2,80,000 ज्यादा, न्यूमरेटर ज्यादा है। तो जब बेटा खाने के लिए कम हो, खाने के लिए मतलब पिज्जा की स्लाइस कम है पर पिज्जा खाने वाले लोग जो है वो ज्यादा है, तो बेटा एक आदमी को एक शेयर भी नहीं मिलेगा, एक स्लाइस भी नहीं मिलेगा, 0.93 मिलेगा। अब ऐसे समझ लो ना, पिज्जा के कितने स्लाइस है, 30 स्लाइस है, ठीक है। और अल्टीमेटली खाने सॉरी लोग कितने, लोग 30 है और खाने के लिए स्लाइस कितने 28, तो बेटा 28 स्लाइस है पर खाने के लिए कितने लोग हैं वहां पर 30 लोग हैं, तो बेटा एक बंदे को एक स्लाइस भी नहीं मिलेगा, 0.93 मिलेगा। कितनी बुरी बात है बेटा। यहां पर लोगों को देने के लिए हमारे पास अल्टीमेटली कितने स्लाइस है 21, पर खाने के लिए लोग कितने खाली 20, तो एक आदमी को एक से थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, 1.05 मिल गया, जो कि एक स्लाइस से ज्यादा हो गया। मेरा बेटा तीसरा केस है जहां पर हमारे पास कितने स्लाइस है 14, खाने वाले खाली 10 लोग हैं, तो बेटा 14 स्लाइस आप जब 10 लोगों में बांटोगे तो बेटा एक आदमी को 1.4 मिलेगा। तो जब खाने वाले लोग कम होते हैं
तो जितना भी हो उतना उन लोगों में बढ़ता ज्यादा है। बेटा आप ऐसे देखो ना, यहां पर खाने वाले 10 लोग, यहां पर खाने वाले 20 लोग, यहां पर खाने वाले 30 लोग, ऐसे समझो। तो जब खाने वाले ज्यादा लोग होंगे तो हर इंसान को मिलेगा कम शेयर, पर जब खाने वाले खाली कितने लोग हैं 10, तो सबको पर पर्सन अगर पर शेयर देखें तो आपके लिए समझदारी कौन से वाले में है, आखिरी वाले केस में। बेटा इसको बोला जाता है फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। आपका फाइनेंशियल लीवरेज यहां पर फेवरेबल है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने डेट कितनी उठाई है, 20 लाख मेरे बेटा। आपने यहां इक्विटी से कितना रेस करा था, तो आपने क्या यहां पर फाइनेंशियल लीवरेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया एज कंपेयर टू ओनर फंड। फाइनेंशियल लीवरेज माने डेट कितना आपने रेस करा, आपने लोन लिया बेटा कितने का, यहां पर 20 लाख का, तो ये आपके लिए फेवरेबल साबित हुआ। क्यों फेवरेबल साबित हुआ? क्योंकि आपका टैक्स जो था वो बहुत ज्यादा था और जो इंटरेस्ट था वो बहुत कम था, और अल्टीमेटली आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो कितना था मेरा बेटा, 13% था। मैं इस बात पे थोड़ा सा जरा फोकस डालना चाहूंगा कि इस वाले केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 13% के करीब था, और इसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट ऑन डेट था वो मेरा बेटा 10% था। तो आप ऑलरेडी रिटर्न ज्यादा कमा रहे हो। इस सिचुएशन को बोला जाता है फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। यहां पर जनरली माना जाता है कि डेट से फंड्स को रेस करना ज्यादा फेवरेबल माना जाएगा। आप जो भी अमाउंट रेस करो, जैसे आप 30 लाख रुपए रेस कर रहे हो ना, आप उस 30 लाख में से 20 लाख का लोन ले लीजिए और बाकी बचे 10 लाख का आप इक्विटी से रेस कीजिए। इसका एक नाम और होता है कि आप इक्विटी को अच्छा रिटर्न दे पा रहे हो, तो कुछ लोग इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का नाम भी देते हैं। एनसीईआरटी में इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करके ही बुलाया गया है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब रहता है कि आप इक्विटी को ज्यादा रिटर्न दे पा रहे हो, विच इज इन सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 में क्या था, इक्विटी से खाली 10 लाख था और डेट से कितना था मेरा बेटा, 20 लाख। तो यहां पर आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो फेवरेबल साबित हुआ है, नहीं हुआ? और इक्विटी वालों को आपने अर्निंग पर शेयर कितना अर्न करके दिया, 1.40, which was highest among the 3 cases. So it is the best possible value of EPS when debt is more, but earning before interest and tax should be way more than the interest which you have to pay to the loan. मतलब लोन प्रोवाइडर और दी डिबेंचर होल्डर पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट यू विल बी गेटिंग। ठीक है जी, तो मुझे यही खाली आपको बेटा जी समझाना था। अब मैं वापस से आना चाहूंगा जरा पीपीटी पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा फंड्स डेट से रेज करने हैं या फिर आपको ज्यादा फंड इक्विटी से रेज करना है। ऑब्वियसली हम कैश फ्लो देखेंगे। बेटर कैश फ्लो विल अलाउ यू टू रेज फंड्स फ्रॉम डेट, पर पुअर कैश फ्लो विल नॉट अलाउ यू टू रेज फंड फ्रॉम डेट, रादर इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इट मीन्स कि आपके लिए इंटरेस्ट रिकवर करना बड़ा ही आसान है। जैसे पहले वाली सिचुएशन में तो 4 लाख रुपीस आप कमा रहे थे पर इंटरेस्ट कितना जाना था, 0, तो आपका कितना परसेंट इंटरेस्ट कवर हो रहा था, इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर हम आईसीआर देखें तो उस हिसाब से सिचुएशन 1 हमारी बेस्ट निकल कर आ रही थी, पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खाली हम नहीं देखते, हम और भी बहुत कुछ देख के डिसीजन लेते हैं कि हमें डेट से फंड रेज करना है या फिर हमें इक्विटी से फंड रेज करना है। बेटा कॉस्ट ऑफ डेट अगर ज्यादा है तो वो फंड उतना कम अट्रैक्टिव होगा, अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो इट विल बी मोर अट्रैक्टिव टू रेज फंड फ्रॉम डेट। फिर मेरा बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर ज्यादा है सेम, इट विल बी लेस अट्रैक्टिव, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है इट विल बी मोर अट्रैक्टिव। एंड देन फ्लोटेशन कॉस्ट जिस सोर्स में ज्यादा है वो कम अट्रैक्टिव होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें कम है वो उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एक कंपनी ने बहुत ज्यादा पीछे लोन ले रखे हैं, बहुत कर्ज है, तो वो डेट से फिर अगेन इशू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नए डिबेंचर होल्डर या फिर बैंक यही बोलेगा पहले अपने पुराने कर्जे चुकाओ तभी हम आपको दोबारा लोन इशू करके देंगे। मान लो 3-4 लोन पहले के चल रहे हैं तो 5वां लोन उन्हें कोई क्यों देगा, पहले तो यही बोलेंगे ना पहले जरा पुराना लोन चुका लो, हम आपको पैसा देंगे आप पुराना वाला लोन चुका दोगे, फिर हमारे तक आने के लिए आपको पहले वाले सारे क्लियर करने पड़ेंगे। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, अगर एक कंपनी ने बहुत ज्यादा अमाउंट इशू कर लिया डिबेंचर से या लोन ले लिया तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम हो गई है कि वो दोबारा लोन ले पाए या डिबेंचर से पैसा इशू कर पाए। फिर बेटा जी डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, डीएससीआर भी इसको बोला जाता है शॉर्ट में, डीएससीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो। टैक्स की वगैरह के बाद कितना प्रॉफिट बचा जिसको हम ईड भी लिख रहे हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अभी जो हमने पूरा एक पीडीएफ मतलब अपने रिटर्न वर्क करा था उसमें अर्निंग आफ्टर टैक्स इज सेम एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाते हो, पर क्या आप डेप्रिसिएशन किसी को पे करते हो? नहीं ना, वो नॉन कैश एक्सपेंस, वो पैसा आपके पास बिजनेस में रहता है। इसके अलावा इंटरेस्ट अगर आपको कहीं से रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया जो अभी कैपिटल पे बनता है, तो वो क्या आप खुद को पे करते हो, बिजनेस में आप रिकॉर्ड करते हो, उसकी अर्निंग में आप उसको रिकॉर्ड करते हो। तो जो पैसे इंप्यूटेड है, मतलब जिसकी पेमेंट नहीं हो रही, नॉन कैश है, बट वो आपकी बिजनेस में कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वो आपका न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कितना पैसा आपका एक्चुअली बाहर जाएगा, खाली उसमें बेटा इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड कितना जाएगा। अगर कोई आपकी पेमेंट की ऑब्लिगेशन है, कोई लोन ले रखा था, इस साल उसकी पेमेंट है, तो वो डिनोमिनेटर है, मतलब आपकी डेट कितनी
इस साल टोटल है वो डिनोमिनेटर में, कितना पैसा आपके पास टोटल है न्यूमरेटर में। उस ये थोड़ा सा डिटेल्ड, वाइडर एंड बेटर रेशियो एज कंपेयर टू योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में खाली इंटरेस्ट की रिकवरी हम देखते हैं, पर इसमें हम सारा अपना देख लेते हैं जो हमारी ऑब्लिगेशन है, नॉट जस्ट इंटरेस्ट बट प्रेफरेंस का डिविडेंड भी देखेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हमारी कोई ऑब्लिगेशन है तो हम उसको भी कवर अप करते हुए चलते हैं। द हायर द बेटर, जितने पैसे हमारे पास न्यूमरेटर में पड़े हैं उतना बेटर है, द लोअर द पुअर। इन दैट केस हमारे लिए डेट से रेस करना एडवाइस नहीं है, जितना ज़्यादा ये हाई होगा उतना आपका फ्री हैंड होगा डेट से फंड रेस करने के लिए मेरा बेटा। फिर वो तो वही हो गया कि कैश कमिटमेंट है तो वो डेट से रेस करेंगे, तो लास्ट में वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ दिखने मिल जाएगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है तो आप डेट से रेस कर लीजिए, आप इंटरेस्ट आराम से निकाल लेंगे। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो वहाँ पर आपको एडवाइस करा जाएगा कि आप कहाँ से फंड रेस कीजिए, इक्विटी से, क्योंकि आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है ना, तो आप जैसे जैसे आप काम अपना चला लोगे। फिर टैक्स अगर ज्यादा रहेगा तो मेरा बेटा डेट से फंड रेस कर लो, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट दे दोगे तो वो पैसा ऑलरेडी पहले डिडक्ट हो, जैसे पीछे वाले केस में 30% का टैक्स था, तो उस चक्कर में पहले जब 10% आपका कट गया किस में, इंटरेस्ट में टू दी लोन प्रोवाइडर जहां से आपने लोन लिया था, तो 10% पहले डिडक्ट हो गया। फिर आपके पास प्रॉफिट कम बचा था, कितना प्रॉफिट बचा था बेटा, 2 लाख रुपए। उस पर जब आपका 30% टैक्स लगा था, कितना, 60,000, तो वो जो टैक्स का अमाउंट था वो सबसे लोएस्ट था इन ऑल द 3 केसेस। सो दैट इज वाई अगर आपको टैक्स का एडवांटेज लेना है और अगर टैक्स का परसेंटेज ज्यादा है तो डेट से फंड रेस कीजिए, क्योंकि पहले आपको उसमें इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा, फिर जो बचेगा उस पर आपका टैक्स लेगा। तो इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, पहले इंटरेस्ट जाएगा उसके बाद टैक्स जाएगा, ध्यान दीजिए। फिर रिस्क, हायर द रिस्क इट विल बी मोर अट्रैक्टिव टू रेज फंड्स फ्रॉम इक्विटी, पर रिस्क ज्यादा है तो डेट से पैसा रेस करके हम और रिस्क को बढ़ाना नहीं चाहेंगे, तो उस केस में इक्विटी विल बी अ सूटेबल ऑप्शन। कंट्रोल अगर डाइल्यूट नहीं करना तो आप फंड रेस कीजिए डेट से, अगर आप कंट्रोल डाइल्यूट करने में ओके हैं तो आप इक्विटी से इशू कर लो, क्या दिक्कत परेशानी है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब अल्टीमेटली चाहे आप डेट से रेस कीजिए चाहे आप इक्विटी से रेस कीजिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 की गाइडलाइंस को आपको पूरा करना पड़ेगा, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद जाके आप डेट या इक्विटी से फंड रेस कर सकते हो। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे जब आप फंड को रेस करेंगे, वेदर फ्रॉम इक्विटी वेदर फ्रॉम डेट। तो इसमें ज्यादा या कम की बात नहीं है कि ज्यादा डेट से ज्यादा इक्विटी से, खाली आपको लीगल फ्रेमवर्क का ध्यान रखना है व्हेन यू विल रेज दी फंड्स। बेटा जी स्टॉक मार्केट की कंडीशंस कैसी चल रही हैं, अब अगर स्टॉक मार्केट मान लो किसी टाइम पे बुलिश है, जैसे बुल ऐसे अटैक करता है ऊपर की तरफ, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके लिए एडवाइस क्या है कि आप इक्विटी से फंड रेस कर सकते हैं क्योंकि पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट। बट अगर मार्केट बियरिश है, भालू बेटा ऐसे नीचे की तरफ झुक के अटैक करता है, तो उस टाइम पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप डेट से फंड रेस करने का सोच सकते हैं। बाकी कंपेटिटर्स का भी जरा स्ट्रक्चर पे नजर मार लीजिए कि आपके जो कंपटीशन में है वो लोग कौन से कितना डेट ले रखे हैं, कितना उन्होंने डेट इशू कर रखा है, कितना उन्होंने इक्विटी इशू कर रखा है। अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ डिसीजन कि वेदर टू रेज मोर फंड्स फ्रॉम डेट वेदर टू इक्विटी। आपको एक हिंट मिल जाएगा, वो सिग्नल मिल जाएगा कि जब बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा बहुत उनसे मिलता जुलता कर सकते हैं। या किसी भी बच्चों की डॉट डिफिकल्टी कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स में, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो है फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स, और ये डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी इसी में आएगा, और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स के बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका टेस्ट लेंगे जी हम एक 50 मार्क्स का, और उसके बाद आपके साथ हम बोनस राउंड करेंगे, हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल डिस्कस। बड़े आसान है, घबराइए मत, न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। फिर बेटा जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल आपके वो फैसले होते हैं जो आपके लॉन्ग टाइम प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे। आप आज मशीन लोगे, उसका फायदा आपको आज नहीं मिलेगा मेरा बेटा, उसका फायदा आपको मिलेगा साल बाद, 2, 3 साल, 5 साल के बाद जाके। तो ये बड़ा सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है कि मशीन ले या ना ले, बहुत सोचना पड़ता है कंप्यूटर खरीदे या ना खरीदे। कंप्यूटर एक नहीं, मतलब मल्टीपल, आपको लेबोरेटरी बनानी है, आपको डेवलप करने हैं कंप्यूटर, तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। फिर फर्नीचर हो गया, चाहे बाकी के जो आपके लॉन्ग टर्म खर्चे हो गए, बिल्डिंग एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार पैसा लग गया तो लॉस बहुत तगड़ा होगा अगर आपको उसका रिटर्न नहीं आता तो इसीलिए अब जो कंपनीज का नेचर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का है, फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, तो उनको कभी भी एक्सपेंशन करनी पड़ सकती है, कभी भी उनकी मशीन की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, तो एज अ रिजल्ट उनकी जो जरूरत है फिक्स कैपिटल को मेंटेन करने की वो ज्यादा है, उनके पास ज्यादा पैसा जेब में रखा होना चाहिए ताकि एक्सपैंड टाइम आने पर वो कर जाए। बट एक जैसे मेरा काम बेटा सर्विस का है, अब मेरा काम क्या है, मुझे बेटा एक चेयर चाहिए बच्चों को बिठाने के लिए, पढ़ाने के लिए बेटा मुझे बोर्ड चाहिए, खाने के लिए बेटा 2 वक्त की दाल रोटी चाहिए बेटा, और जरूरतें क्या है, तो मेरे लिए बेटा जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम है एज कम्पेयर टू अ फैक्ट्री
जहाँ पर मशीन यूज़ होती है, जहाँ पर फर्नीचर चलता है, जहाँ कंप्यूटर चलते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू माई सर्विस काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पर बेटा स्केल ऑफ ऑपरेशन में मतलब इंपॉर्टेंस रखता है। अब कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर बेटा वो नई टेक्नोलॉजी वाला कोई बोर्ड आता है, वो बोर्ड खरीद लेते हैं, नया AC आता है, नया AC डाल देते हैं, नया फर्नीचर आता है, नई चेयर डाल देते हैं। आई होप हम भी वहाँ उस लेवल तक पहुँच पाए। तो उनका बेटा जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। तो खाली नेचर मैटर नहीं करता, स्केल भी मैटर करते हैं कि आपका भाई कितना साइज है कंपनी का। बड़ी कंपनीज चाहे सर्विस का काम करे, चाहे ट्रेडिंग का काम करे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में तो चलो नॉर्मल भी जरूरत ज़्यादा रहेगी, छोटी फैक्ट्री में भी फिक्स कैपिटल की जरूरत ज़्यादा रहती है। बट अगर स्केल और बड़ा है उनका तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी। तो बड़े स्केल पर चाहे सर्विस हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, जरूरत फिक्स कैपिटल की ज़्यादा। छोटे स्केल पर फिलहाल रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है। फिर मेरा बेटा चॉइस ऑफ टेक्निक। अब टेक्निक बेटा दो होती है। आप लोग 11वीं में इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए हो, लेबर या कैपिटल। तो ज़्यादा लेबर वाली, आप अगर फैक्ट्री चला रहे हो जहाँ पर लेबर ज़्यादा चल रही है, तो वहाँ पर आपकी फिक्स कैपिटल की ज़रूरतें कम रहेंगी। पर एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर मशीनों का बहुत काम है, टेक्नोलॉजी का बहुत काम है, वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा रहेंगी फिक्स कैपिटल को मेंटेन करने की। कभी भी टेक्नोलॉजी आपको अपग्रेड करनी पड़ सकती है। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। If you want to upgrade technology sooner as compared to your competitors, you need to maintain a high amount of fixed capital. As soon as technology hits the market, you have to grab it. So if your requirement is to upgrade technology, you have to retain good amount of capital with you so that you can invest whenever the opportunity comes in the market. Higher growth prospectus will enable you to require more fixed capital, and low growth prospectus will enable you to work with limited fixed capital. एंड देन डाइवर्सिफिकेशन। इफ यू आर प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस ऑपरेशंस, अभी चेयर बना रहे हो, कल को टेबल बनानी है, टेबल के बाद कुछ और बनाना है, तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। एंड इफ अ कंपनी इज नॉट प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई, तो कम रहेगी रिक्वायरमेंट। सर बड़ी बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल बेसिक है, ये आसान है। मैंने यही बोला कि टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। जितने अभी तक करके हमें सोचना पड़ रहा है, पर सोचना नहीं है, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी ऑब्वियस। एंड देन फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। बेटा फिक्स कैपिटल जब आप मशीन ले रहे हो या फिर अगर आप कंप्यूटर ले रहे हो, तो आप ये नहीं देखोगे कि वो फाइनेंस सारा अमाउंट कैश में दे दोगे, या आप EMI का ऑप्शन भी देखोगे, या फिर अल्टीमेटली आप ये देखोगे कि क्या इसको हम लीज पे ले सकते हैं या नहीं। तो आप ऐसे ऑल्टरनेटिव देखोगे, और जो आपको मोस्ट सुटेबल लगेगा उस सोर्स से आप एसेट को फाइनेंस करोगे। हम कभी बाइक या स्कूटी लेने जाते हैं तो हम फाइनेंसिंग की ऑल्टरनेटिव देते हैं। कैश में क्या बेनिफिट है, EMI में क्या बेनिफिट है, क्रेडिट कार्ड में कितना कैशबैक है, और जो हमें लगता है कि मोस्ट सुटेबल है दैट डिसीजन भी टेक। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब क्या बेटा किसी बैंक के पास इतना टाइम, इतना पैसे, इतनी जगह है कि वो पूरी दुनिया में ATM लगा दे, या फिर वो आपस में क्या कर लेते हैं, कोलैबोरेट, कि भाई हमारे कस्टमर आपके ATM से पैसे निकाले, उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ अमाउंट तक की ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ चार्ज है, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अमाउंट ही लगता है। तो वापस उन्होंने क्या कर रखा है, कोलैबोरेशन कर रखा है। बेटा टेलीकॉम में क्या है, कहीं पर अगर बेटा एक टेलीकॉम कंपनी के टावर नहीं लगे तो क्या आपका वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा, तो बेटा दूसरा फिर वो पोर्ट हो जाता है, या फिर अल्टीमेटली नेटवर्क वहाँ का वो पकड़ लेगा। तो आपस में उनका भी क्या हो रहा है, कोलैबोरेशन। हर जगह टावर बेटा कोई टेलीकॉम कंपनी लगा नहीं सकती, लगाने का कोई पॉइंट भी नहीं है। जब एक कंपनी के ऑलरेडी लगे हुए हैं तो आपस में वो लोग क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब जैसे कि बेटा मेरे अकेडमी में मैंने हर सब्जेक्ट नहीं रखा हुआ, अब कुछ सब्जेक्ट हमने क्या कर रखे हैं, बाकी टीचर से नियर बाय कोलैबोरेट कर रखे हैं। अब बेटा मैं एक जगह बना लूँ, मैं सारे सब्जेक्ट डाल दूँ, मैं बेटा 3 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दूँ अल्टीमेटली, और मान लो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मेरा तो बेटा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या करना पड़ता है, कोलैबोरेशन। जो चीज़ चल रही है उस पर काम करो। तो समझ में आ रहा है कोलैबोरेशन क्या है। तो अगर कोलैबोरेशन आपका तगड़ा है तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहेगी, पर अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो हर काम इन हाउस करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो वो काम खराब हो जाता है। तो बेटा बिजनेस कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन से चलता है, मेरी बात का ध्यान रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन को इग्नोर कर रहा, कंपटीशन भी जरूरी है, बट अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक बिजनेस डेवलपमेंट तभी होती है जब मिलकर चलो, उनको भी चलाओ और खुद भी चलो, एंड देन ओनली ग्रोथ कैन हैपन। तो अब ये जरूरी क्यों है इतना करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट है, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स, वैसे ही मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ बड़ा जरूरी है कि फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल बजटिंग फैसले जरूरी क्यों होते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आज का लगाया हुआ पैसा आपको फायदा देगा कल, परसों, तरसों, साल, 2 साल के बाद। आज का लगाया हुआ पैसा आपको कल नहीं बेनिफिट देगा। बेटा एक स्टेटमेंट बोलूंगा, बहुत जरूरी बात है। द डे यू पुट द सीड इज नॉट द डे यू ईट द फ्रूट। जिस दिन तुम पौधे में सीड डालते हो उस दिन तुम फल नहीं खाते हो। तो जिस दिन आप अल्टीमेटली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस दिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू वेट अंटिल द plant is grown, until the fruit is grown. So ultimately it is a long term journey, it is not a short term कि आपने आज पैसा लगाया कल बेनिफिट, it will require some time. लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, इतना पैसा बेटा लगा रहे हो तो सोचना समझना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई ऐसे नहीं चलो बहा दिया, ठीक है। इट्स नॉट लाइक स्वेट के चलो गेम खेल रहे हैं, अपना ही पसीना है बह रहा है, पानी पी लेकर रिकवर कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। पैसा चला गया रिकवर नहीं होगा, एक्सेप्ट ह्यूज लॉस, इरिवर्सिबल डिसीज लॉस होगा बहुत तगड़ा।
मशीन ले ली, नहीं बिक रही, मतलब नहीं आपको बेनिफिट दे रही, उसको आप रीसेल करोगे तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 30 या 40% से डेप्रिशिएट हो चुकी होगी। इवन अगर आप उसको विद इन आवर्स भी सेल करने के लिए जाते हो तो गाड़ी शोरूम से निकलते ही 40% डेप्रिशिएट हो जाती है, और लोग तो ये कहते हैं 50% से हो जाती है। क्यों हो जाती है बेटा? जब खरीदते हो तो उस पर आरटीओ, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सारे आप उसमें खर्चे लेकर आते हो, और जब उसको सेल करते हो तो वो सब चीज़ें कंसीडर नहीं करी जाती हैं बाय द सेकेंड हैंड ओनर। जब वो कारों खरीदते हैं तो जो गाड़ी आपने 8 लाख की खरीदी, जब उसको इमीडिएटली शोरूम के बाहर जगह बेचोगे तो बेटा 4 या 4.5 लाख ही आपको वो देगी। और अगर कंडीशन अच्छी है या फिर अगर किसी को कन्विंस कर लो तो थोड़ा बहुत ऊपर मिल जाएगा, बट 40% तो डेफिनेटली वैल्यू उसकी डिप्रिशिएट कर जाएगी। सेम गोज विद द मशीन एंड दी अदर एसेट्स। आपने फर्नीचर ले लिया, आपने कंप्यूटर ले लिया, आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, किसी और को बेच रहे हो, क्या वो आपको उतने पैसे दे देगा जितने आपने दिए थे? नहीं मिलेंगे। तो रिवर्सिबल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है भाई। मशीन ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं, क्या पता बेनिफिट होता है। तो इसीलिए इन शॉर्ट सोच समझ के फैसला लो, क्योंकि लंबे टाइम की जर्नी है। एक गलत फैसला आपको इरिवर्सिबल डिसीजन देगा कि आप फिर उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। और अल्टीमेटली आपको इसमें यह भी देखना है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है। हायर रिस्क लेस अट्रैक्टिव अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बिकम। एंड देन इतने फंड जा रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वाइज इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कितना कैश है, कितनी इन्वेंट्री है, कितने डेटर्स हैं, कितने रिसीवेबल्स हैं, कितना आपके पास सेमी फिनिश गुड्स है, तो ये सब क्या है? आपका करंट एसेट्स है। माइनस करंट लायबिलिटीज कितनी है, कितने आपके क्रेडिटर्स हैं, कितने आपके बिल्स पेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कितने आपने शॉर्ट टर्म लोन वगैरह ले रखे हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें आपकी क्या हो जाती हैं? करंट लायबिलिटीज। इन दोनों का डिफरेंस, जिसको हम नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, खाली हम इसको वर्किंग कैपिटल का नाम भी देते हैं, कि डे टू डे ऑपरेशन के लिए कितना पैसा पड़ा है बिजनेस में, डे टू डे ऑपरेशन के लिए आपने कितनी इन्वेंट्री रखी हुई है। तो ये ज्यादा होना चाहिए कम, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, यस और नो। कि भाई अगर जैसे मेरा सर्विस का काम है तो क्या मुझे रेगुलरली एग्जामिनेशन शीट रखनी है? एक बार लाऊंगा और वो मेरी महीना या 1.5 महीने एग्जामिनेशन शीट आप लोगों के टेस्ट के लिए विल बी सफिशिएंट। बट मान लो एक रिटेल स्टोर चलाता है कोई, ग्रोसरी स्टोर, उसको एवरी वीक जाके अपनी दुकान के लिए स्टॉक फिल करना पड़ेगा, तो उसकी जो वर्किंग कैपिटल की जरूरतें हैं वो एज कम्पेयर टू सर्विस थोड़ी ज्यादा है। और बेटा एक फैक्ट्री की तो और ज्यादा है, वहाँ रॉ मटेरियल उनको डेली लेकर आना है, वहाँ उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रोज बियर अप करना है। तो अगेन नेचर ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करता है। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब अगर कोई ऐसा मान लो स्कूल जहाँ पे मतलब इतने सारे बच्चे बेटा पढ़ते हैं स्कूल्स में, वहाँ पर उनको चौक, डस्टर या मार्कर जिस भी तरीके से पढ़ाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बेटा हर हफ्ते टेस्ट कंडक्ट करने हैं या फिर उनको मार्कर चाहिए, डस्टर चाहिए। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन स्कूल का एज कम्पेयर टू कोचिंग सेंटर थोड़ा बड़ा रहता है, फॉर विच दे हैव टू मेंटेन हाई वर्किंग कैपिटल एज वेल। तो बिजनेस के स्केल पर भी डिपेंड करता है, खाली सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग से नहीं हो जाता कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा सर्विस में कम। काफ़ी फैक्ट्रियों का स्केल छोटा होता है एज कम्पेयर टू जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर है, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वो भी सर्विस का ही काम है, पर वहाँ पे जो जरूरतें होती है डे टू डे ऑपरेशन की वो भी ज़्यादा रहती है। तो स्केल पे डिपेंड करता है। फिर बेटा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब जो कंपनीज प्लान कर रही है हमें ग्रो करना है, तो उनको अपनी दुकान पे सामान रखना पड़ेगा, उनको अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, तो उनकी डे टू डे ऑपरेशन जरूरतें ज़्यादा रहेंगी। फिर बिजनेस साइकिल क्या होती है बेटा? मेरा कंट्री में कुछ टाइम ऐसे चल रहे होते हैं जब सबका मतलब बहुत बेनिफिट चल रहा है कि लोग सामान खरीद रहे हैं, फायदा चल रहा है। बेटा कुछ टाइम ऐसे होता है जब कोई पेंडेमिक आ गया, डिजीज फैल गया, या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि सामान नहीं खरीदना, डिजीज चल रहा है, या फिर इलेक्शंस के चक्कर में ना उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट में सामान इतना बिक नहीं हो रहा होता, तो डिप्रेशन आ जाता है। और अगर वो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो और बुरी हालत होती है, हम और खड्डे में चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रिसेशन। 2021 में कहा जाता है कि 2 क्वार्टर तक हमारा जीडीपी नेगेटिव गया था, तो वो रिसेशन आ गया था 2021 में, जब कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आया था, जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी कंट्री में, तो बहुत दिक्कत हुई थी और सामान लोग खरीद नहीं पा रहे थे, बाहर निकल नहीं रहे थे, बीमारियां बहुत फैल रही थी। तो एज अ रिजल्ट जीडीपी हमारा 2 क्वार्टर नेगेटिव गया, तो बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ। तो बेटा ऐसे टाइम में जब कोई मार्केट में सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहा, तो आप पैसा मेंटेन करके क्या कर लोगे? आप दुकान पर सामान रख भी लोगे, लोग खरीदेंगे नहीं। तो तब रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली कम रहती थी। अब मैं भी टेस्ट ऑनलाइन लेता था उस टाइम पे जो होते थे, बच्चा ऑफलाइन तो टेस्ट देने आता नहीं था, तो मेरी भी जो रिक्वायरमेंट थी, बिजली के बिल वगैरह जो हो गए और अल्टीमेटली जो एग्जामिनेशन शीट होगी, वो सारे खर्चे बच जाते थे। तो उन टाइम में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। पर बेटा जब इकोनॉमी वापस से रिकवरी में आती है धीरे धीरे, बेटा 2022-23 में फिर हम रिकवरी पे आए, और उस टाइम पे फिर क्या हुआ था, रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा हो जाती है। फिर बेटा क्लासेस हमारी ऑफलाइन शुरू हुई, फिर बेटा मुझे शीट्स मेंटेन करनी पड़ी, फिर बेटा हम वही व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, मुझे फिर डस्टर और मार्कर की बेटा कॉस्ट मेंटेन करनी पड़ी, जो कि पहले मेंटेन नहीं करनी पड़ रही थी। तो जब हम रिकवरी पे हैं और जब हम बूम पे हैं, बूम मतलब जब बहुत बढ़िया चल रहा है, तब रिक्वायरमेंट ज़्यादा। डिप्रेशन और रिसेशन में रिक्वायरमेंट कम। तो डिप्रेशन रिसेशन में
डे टू डे ऑपरेशन के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है, बट बूम और रिकवरी में रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। आई बिलीव आप सब इस बात से सहमत हैं। फिर सीजनल फैक्टर, बेटा अगर आपका सीजन है तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा। मान लो कोई फार्मर है जो मतलब कॉटन की खेती करता है, तो बेटा समर्स में उसकी रॉ मटेरियल डिमांड ज़्यादा रहेगी। कोई बेटा मान लो कैटल फार्मर है, वो मान लो शीप से वो जो वूल होता है उसकी वो फार्मिंग करता है, तो एज अ रिजल्ट उसकी डिमांड फिर उस टाइम में ज़्यादा रहेगी। विंटर्स में लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन अगर ज़्यादा है तो बेटा टक्कर के लिए आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। मान लो 10 दुकानें लाइन में है और कोई रेयर प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो जिस दुकान पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा उसकी सेल ज़्यादा रहेगी। तो कंपटीशन ज़्यादा, तो अपनी दुकान पे सामान रखो, नहीं तो कस्टमर आपके सामान आने तक वेट नहीं करेगा, वो स्विच कर जाएगा। देन सीजनल फैक्टर, बेटा सेम या दो बार प्रकार में लिखा हुआ है। प्रोडक्शन साइकिल, सबसे पहले सामान आता है रॉ मटेरियल में फॉर्म में फैक्ट्री में, फिर कन्वर्ट होता है सेमी फिनिश, फिर होता है फिनिश, फिर बेटा सामान बिकता है। अब बिकेगा या तो सेल या फिर कैश में या फिर क्रेडिट पे। मैं रिपीट करता हूँ चारों स्टेप्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश, सेल, कैश या क्रेडिट। अब इसमें टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है सेल में, मतलब पैसे की रिकवरी होने में, तो उतने टाइम के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो मटेरियल लाना है ना, सामान, प्रोडक्शन थोड़ी रोक दोगे, बिजली के बिल भरने हैं, वेजेस देनी है। तो अगर साइकिल लंबी है, कौन सी, प्रोडक्शन साइकिल, तो उस टाइम पर आपको अपने बिजनेस मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आपकी साइकिल छोटी है कि मतलब आज मटेरियल आया, कल फिनिश गुड्स रेडी हुए, परसों सामान बिक गया, तो आज पैसा चलो नहीं भी है तो आपको पता है कि परसों तक पैसा तो मेरा आ ही जाएगा, तो आपकी जरूरत वर्किंग कैपिटल कम रहेगी, क्योंकि जल्दी आपकी रिकवरी हो जाती है। बेटा बिजनेस साइकिल में और प्रोडक्शन साइकिल में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कंफ्यूज जरा मत होना। बेटा बिजनेस साइकिल सारे बिजनेस को फिट करती है कंट्री में, पर प्रोडक्शन वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि आप कैसे प्रोडक्शन करो, कितना टाइम आपको लगता है। ज़्यादा टाइम लगता है, अब जैसे गाड़ी का केस है, तो बेटा गाड़ी की सेल में तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर आप लोग बोलो सर वो तो वेटिंग में चलती है। बेटा हर गाड़ी नहीं चलती है वेटिंग में, कुछ कुछ गाड़ियों में टाइम लग जाता है। तब तक वो अपना शोरूम का खर्चा कैसे निकालेंगे, सैलरीज कैसे निकालेंगे, तो एज अ रिजल्ट उनकी साइकिल लंबी है, तो उनको बहुत ज़्यादा अपने पास कैश मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि उनके रेगुलर खर्चे नहीं रुके। क्रेडिट अलाउड, अब अगर आप सबको अलाउ करते रहोगे कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद पैसा दे देना, तो तब तक मेंटेन करो इन्वेंट्री, आपको कैश ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर आपने अलाउ कर रखा है खाली 1 महीना, हफ्ता 10 दिन के लिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम, आज पैसा नहीं है हफ्ते बाद आ ही जाना है। सो अगर आपने अलाउ कम टाइम के लिए किया है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी कम है, क्योंकि आपको पैसा मिल जाएगा भाई। और अगर आप अलाउ करते रहोगे महीना महीना 10, मतलब मान लो 3 4 महीने, तो आपकी जरूरतें तब तक कैसे पूरी होंगी, तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। फिर आपको कितने टाइम का क्रेडिट मिला है, अगर आपको क्रेडिट ले रखा है आपने 6 महीने का, तब तक अपना बिजनेस चलाओ, कभी नहीं भी पैसा तो कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट करेंगे 6 महीने के बाद, तो रिक्वायरमेंट आपकी कम है, बाद में पे करना है। बट अगर आपने क्रेडिट अवेल करा है कम टाइम के लिए, भाई पेमेंट हफ्ते बाद है, तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पेमेंट आपको जल्दी वापसी करनी है। फिर मेरा बेटा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी के साथ काम करोगे, गलतियां कम करोगे, तो मेंटेन कम करनी पड़ेगी कैपिटल। अगर गलतियां करते हो, मटेरियल वेस्ट कर रहे हो, बिजली वेस्ट कर रहे हो, तो पैसा लगाते रहो, जितना लगाओ उतना कम है। एफिशिएंसी के साथ काम करो, वर्किंग कैपिटल कम रहेगी। इनएफिशिएंसी के साथ काम करो, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगी। गलतियां करोगे तो कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करो। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर जो मटेरियल आप अपनी फैक्ट्री में यूज करोगे वो इजीली अवेलेबल है, तो व्हेनेवर यू विल ऑर्डर मिल जाएगा, तो रिक्वायरमेंट कम। बट अगर लिमिटेड आता है, मतलब किसी और कंट्री से आता है, या फिर लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, तो अभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जब अवेलेबल होगा तभी इमीडिएटली आपको बल्क में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, बेटा चीज़ें महंगी हो रही हैं तो आपको ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी अपने पास वर्किंग कैपिटल। अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है, चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो कम में भी काम चल जाएगा। तो जब चीज़ें महंगी हो रही हैं तो उस टाइम में आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, जब चीज़ें महंगी नहीं हो रही हैं तब रिक्वायरमेंट कम। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्किंग कैपिटल वाला फैक्टर क्लियर है। सारे फैक्टर्स चैप्टर आप लोगों को उम्मीद लग रहा हूँ मैं क्लियर है। बट अभी तक मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं, टेस्ट हमने नहीं लिया। पहले टेस्ट, फिर हम करेंगे बेटा इसके न्यूमेरिकल वाला पार्ट डिस्कस। 50 नंबर का ये टेस्ट है, सही जवाब 5 नंबर, गलत जवाब 1 नंबर माइनस कर देना, नेगेटिव मार्किंग। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 रिकॉर्ड करोगे। रजिस्टर मेरी उम्मीद है सब बच्चों ने अपना ओपन करा है। ऑफलाइन वाले बच्चे अपना फोन भी खोल सकते हैं, प्रेफरेबली रजिस्टर। 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे एक एक करके, आपको 3 सेकंड मिलेंगे सही जवाब देने के लिए, 14 सेकंड आपको नहीं मिलेगा। बहुत डायरेक्ट सवालों में आपको मैं खाली 2 सेकंड दूंगा, इससे ऊपर नहीं दूंगा। तो बेटा जी शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, जो कि है बेटा कोविड-19 के टाइम पे। अच्छा 1 सेकंड जरा मैं मार्कर भी खोल लूँ, वरना फिर मार्क भी करना पड़ेगा ना मुझे कौन कौन सा जवाब सही है। सो पहला सवाल, 2019 में जब कोविड आया, पेंडेमिक आया, तो रेस्टोरेंट की जो इंडस्ट्री थी बड़ी दिक्कतें हुई, उनको बड़े चैलेंजेस हुए। स्लो डाउन की वजह से काफ़ी डिक्रीज हो गई उनकी डिमांड में। तो अप्रैल 2022 से जो इफेक्ट था वो कम होना शुरू हो गया। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे आके
मतलब जो इफेक्ट था वो कम होना शुरू हुआ, इकोनॉमी ने वापस से पिकअप शुरू करा और बूम नोटिस करा गया, और नोटिस करा गया रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को फिर से फायदा होना शुरू हुआ है। तो काफी वर्किंग कैपिटल की जरूरत उनको होनी शुरू हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाई, सेल्स भी बढ़ाई। तो कौन सा वर्किंग कैपिटल का फैक्टर यहां पर आप लोग देखते हुए आ रहे हैं? बेटा मैं आपको इसमें 2 सेकंड से ऊपर नहीं दूंगा, 1 और 2। अब बेटा जिन बच्चों ने पहले तो बेटा सोचा प्रोडक्शन साइकिल, बेटा वो जरा तमीज से -1 रिकॉर्ड कर लीजिए। जिन बच्चों ने बेटा बिजनेस साइकिल करा, बेटा वो तमीज से +5 रिकॉर्ड कर लीजिए। बेटा ये सारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, जो रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है। बेटा प्रोडक्शन वाला तो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स उससे डील करता है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बेटा प्रोडक्शन साइकिल का ना एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेटा जी अगर ऑपरेटिंग साइकिल के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो इट इज सेम एज दी प्रोडक्शन साइकिल, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, सेल। कुछ भी कैश में है तो बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट में है तो कितना टाइम उसमें और जुड़ गया वो टोटल करके आपकी प्रोडक्शन साइकिल होती है। बेटा यहाँ पर तो बूम के बारे में बात हुई कि डिप्रेशन है, रिसेशन है, रिकवरी है, तो वो सब चीजें किसके अंदर आती है मेरा बेटा? बिजनेस साइकिल के अंदर। तो सही जवाब वाले बच्चे +5 रिकॉर्ड करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मेरा बेटा एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं कितने % डिबेंचर्स? 14%। ये क्या है? डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा बेटा। और कितना अमाउंट उन्होंने रेस करा है? 4 लाख रुपए उन्होंने रेस करा है। इस पे अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है, जस्ट योर गाइडेंस, तो कैसे निकालेंगे? हम इसका 14% करके इसका इंटरेस्ट निकाल सकते। देखते हैं, पूछा कि अभी तो हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं क्या। और बेटा 10,000 उन्होंने इशू करे हैं इक्विटी शेयर। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 60 रुपए। तो बेटा टोटल इक्विटी कितनी कैपिटल हो जाएगी? हम क्या कर सकते हैं, 60 को मेरा बेटा हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 10,000 के साथ। तो बेटा ये कितना आपका निकल कर आ जाएगा मेरा बेटा? 6 लाख क्या उन्होंने इशू करी है इक्विटी। बेटा उन्होंने डिबेंचर भी इशू करे हैं ना, कितने इशू करे हैं? 4 लाख। ठीक है, मैं बेटा आपको अभी सॉल्यूशन नहीं करके दे रहा हूं, मैं खाली आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, क्योंकि टाइम मुझे आप लोगों को 3 सेकंड देना ना, इसलिए मैं कुछ काम आप लोगों को करके दे रहा हूं। तो टोटल कैपिटल उनकी कितनी हो जाएगी? 10 लाख इज दी कैपिटल। ठीक है मेरा बेटा। आगे जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरा बेटा? 10 लाख रुपए की है। ये हमने कैसे निकाली बेटा? 6 लाख तो उन्होंने इक्विटी से रेस करे थे और 4 लाख उन्होंने डिबेंचर से इशू करे, डेट से उन्होंने रेस करे, तो टोटल कैपिटल उनकी 10 लाख रुपए है। तो बेटा प्रॉफिट उनको हुआ है कितना? 2 लाख रुपए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और बेटा टैक्स कितना है? 50%। तो बेटा जी निकाल के बताइए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा खाली मैं आपको इसमें 5 सेकंड का समय दे सकता हूं। ठीक है बेटा। बेटा जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है 20%, बेटा वो बच्चे रिकॉर्ड कर लीजिए +5। मेरा बेटा मैंने आपको बताया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल को आप जरा मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो बेटा कंपनी ने कमाया है 2 लाख, कैपिटल लगी है उनकी 10 लाख टाइम्स 100। बेटा ये वाला लाख नीचे वाले लाख से कट जाएगा, और बेटा नीचे अल्टीमेटली आपका ये वाला 0 इस वाले 0 से कट जाएगा। बेटा बच गया 20%। सही जवाब आपका 20% निकल कर आ जाएगा। दैट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे, सही जवाब वाले बच्चे +5 और जिनका गलत है -1, नहीं जवाब वाले 0 रिकॉर्ड करेंगे। बेटा कावेरी लिमिटेड प्रिपेयर कर रही है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट अपनी कंपनी के फ्यूचर ऑपरेशन के लिए। उनको ऐसा लगता है कि डिटेल्ड प्लान ना वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को रिड्यूस करते हैं। उनकी फ्रेंड सना का मानना है कि भाई अनसर्टेनिटी रहती है, डायनामिक वर्ल्ड है, क्या फायदा प्लानिंग करने का। स्ट्रेस दिया कावेरी ने कि नहीं, जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है। ठीक है, अब ये जो ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, इसको क्या नाम देते हैं जरा वो बता दीजिए। आपको मैं 3 सेकंड दे रहा हूं। बेटा जब भी एक हिंट दे रहा हूं, बेटा आंसर तो ये है बट एक हिंट दे रहा हूं, जब भी बेटा आपको ये नजर आ जाए ना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, तो बेटा आपके दिमाग में बेल बजनी चाहिए कि इसका बेटा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जो ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ दी प्लानिंग। ठीक है, और बेटा जो ऊपर ये सब दे रखा है इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन नहीं होता, वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है, टाइम सेव होता है, फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज हैं वो रिड्यूस होने से बिजनेस के शॉक्स नहीं लगते हैं, कंट्रोल में हम चलते हैं, है ना। तो वो सब चीजें क्या आती है? फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, जो हमने पहले ही आप सबके साथ डिस्कस कर ली थी। चौथे क्वेश्चन पर आएंगे। जेनिथ लिमिटेड बेटा एक फेमस शॉपिंग मॉल है मुंबई में, इसको पिनाकल ग्रुप ओन करते हैं। काफी पॉपुलर है ये इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के लिए, फैशनेबल कपड़े भी हैं इनके पास, रेस्टोरेंट्स है, सिनेमा है। तो एक ना डिविजनल स्ट्रक्चर एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इनका मतलब एक यहाँ पे अब क्वेश्चन की शुरुआत हुई, हम तो अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि चैप्टर 9 से क्वेश्चन है, पर मैं अगर आप लोगों के क्वेश्चन की शुरुआत दिखाऊं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा देख के कि शायद ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग से है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में वो लिखा नहीं हो कि चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ये चीजें भी ध्यान दीजिए। अभी तक हमें नहीं पता लगा कि चैप्टर से क्वेश्चन है।
and food courts, the management of Pinnacle Group has decided to open a new branch of mall. अब थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, क्योंकि अब वो नई ब्रांच के बारे में बेटा बात कर रहे हैं. दिस डिसीजन वाज वेरी क्रूशियल फॉर द मैनेजमेंट एज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट्स. आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा ये डिसीजन है. आप लोगों को मैं खाली बेटा 2 सेकंड दूंगा, इससे ऊपर नहीं दूंगा. 1 और 2. बेटा सही जवाब है इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अगर ऑप्शन होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, सो वी वुड हैव गॉन विद दैट एज वेल, बट यहां पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो वो कैपिटल बजटिंग उसके अंडर में ही आता है. सर अगर इन्वेस्टमेंट भी आ जाए और कैपिटल बजटिंग भी आ जाए तो विल गो विद कैपिटल बजटिंग. सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है और एक लॉन्ग टर्म होती है, और यहां पर बेटा जो मेन डिसीजन वो लेने जा रहे हैं वो एक्सपेंशन का है, एंड दे आर रिलेटेड मोर टू दी कैपिटल बजटिंग. लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होते हैं वो स्पेसिफिकली कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड होते हैं. चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. हरीश जी वर्क कर रहे हैं, उनकी पोजीशन है फाइनेंस मैनेजर. तो थोड़ा सा लग रहा है कि क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से समझ में आ रही है बात. तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इनको अवार्ड दिया गया बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का. तो इट इज एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट वी हैव डिस्कस्ड इन मोटिवेशन इन चैप्टर डायरेक्टिंग. चलिए आगे. बिकॉज ऑफ हिज फोरसाइटनेस की वो आगे का अच्छे से प्लान कर लेना. प्लानिंग अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल्स हैं दे प्रोवाइड्स मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी. चैप्टर नंबर 2 की बात भी यहाँ पर हमारी आगे थोड़ी सी. He always aims at smooth operations of all the financial activities by focusing on fund requirement. अब तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से, क्योंकि फंड रिक्वायरमेंट की वो असेसमेंट अच्छे से कर लेते हैं, एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट फाइनेंशियल डिसीजन. जो भी वो फैसला करते हैं कितना फाइनेंस चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, वो बिल्कुल अच्छे से कंसीडर करते हुए चलता है. कंपनी की ग्रोथ हो, परफॉर्मेंस बढ़िया रहे, इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हो, और जितने फंड्स चाहिए उतने अवेलेबल होने चाहिए, और फर्म के पास कोई फालतू फंड्स नहीं होने चाहिए, और फर्म अननेसेसरी रिसोर्सेज रेज ना करे जिससे उनकी बेमतलब में कॉस्ट बढ़े. इससे जो हरीश है वो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं किसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. कोई 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं किसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट के. वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उस कंसेप्ट में पूछे जाते हैं, जरा हम देख लेते हैं. 1 सेकेंड, ये यहां पर ओके, जस्ट अ सेकेंड. नाउ एडिकेट फंड्स, थोड़ा सा मेरा टेक्निकल एरर यहां पर हो गया था. एडिकेट फंड्स अवेलेबल एट मैक्सिमम शेयर होल्डर वेल्थ, मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अवॉइड अननेसेसरी रिसोर्सेज. Avoid unnecessary resources and ensure availability of adequate funds. Maximizing wealth of stakeholders and ensuring funds availability. मेरा बेटा 3 सेकेंड है, 1, 2 और 3. बेटा ऑप्शन सी, और ये कंसेप्ट कौन सा है? फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव्स आ गए थे तो आपके दिमाग में आना चाहिए था. 2 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर इन फाइनेंशियल प्लानिंग. और कोई भी फर्म को अननेसेसरी रिसोर्स को रेज नहीं करना, और अवेलेबल फंड्स उनके पास अवेलेबल होने चाहिए व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी कम. दीज आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे. अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, कोई बात नहीं बेटा. एक कंज्यूमर गुड्स करके कंपनी है, जो कंज्यूमर गुड्स की चेन है, उनकी पूरी, इनके 46 स्टोर्स हैं मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, पुणे के अंदर. बेटा की शुरुआत हुई थी 1987 में, काफ़ी पहले की बात है. इनका लार्ज मार्केट शेयर है मुंबई में, दिल्ली में, सेम बात रिपीट हुई है. ये अपॉर्चुनिटी देखकर आप एक्सपैंड करेंगे. अब ये नई ब्रांच खोलेंगे केरला में. तो बेटा ये कौन सा डिसीजन आपके दिमाग में बेल बज जानी चाहिए? बेटा बात नहीं, इट हैज टू डिसाइड ऑन व्हाट न्यू रिसोर्सेज इट विल इन्वेस्ट इन सो दैट इट इज एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न. तो देखना है कि आप कौन से रिसोर्स में इन्वेस्ट करें. वंस द कंपनी बिलीव्स दैट इट विल बी एबल टू जनरेट द हायर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, उन्होंने डिसाइड करना है कि हाउ दिस प्रोजेक्ट विल गेट फंडेड. तो उन्हें ये भी देखना है कि यार ये पैसा कहां से आए. उन्होंने ये तो देख लिया कि मोटी उन्होंने अल्टीमेटली पैसा लगाना है, ब्रांच खोलनी है केरला में, बट उसके लिए फंड्स कहां से आएंगे, उन्हें वो भी एनालाइज करना जरूरी है. तो फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि अगर हम अलग अलग सोर्सेज में क्या रख के चले, बैलेंस रखते हुए चले. ठीक है, इसीलिए शेयर होल्डर की वेल्थ को फिर हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे, वरना सारा पैसा हम एक सोर्स से रेज नहीं करें तो वो बेटर रहेगा. तो एसेस करने के बाद उन्होंने बोला कि जो कैश फ्लो पोजीशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए एवेल्यूएट करने के बाद अलग अलग सोर्सेज उन्होंने बता दिए, रिस्क भी बता दिया, सब उन्होंने बता दिया. तो 2 फाइनेंशियल डिसीजंस जो यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं, जरा बता दीजिए. बेटा मैं आपको खाली इसमें 2 सेकंड दूंगा, 1 और 2. बेटा ऊपर बात हुई थी कौन से डिसीजन की? इन्वेस्टमेंट डिसीजन की. और बेटा आगे चल के बात हुई है इसमें फाइनेंशियल की. बेटा वैसे तो इसमें फाइनेंसिंग होना चाहिए, क्योंकि बेटा फाइनेंशियल डिसीजन को बेटा टाइप है, तो थोड़ा सा बेटा ये तो टाइपोग्राफी की एरर हुआ है, क्योंकि बेटा द करेक्ट आंसर इज नॉट फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट, रादर इट इज फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट.
डिविडेंड का प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। यहाँ पर पूरी केस स्टडी में डिविडेंड से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी गई है कि अर्निंग कितनी हुई, कितना अर्निंग पर शेयर, ऐसा कुछ होता तो वी वुड हैव गॉन विद डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पर डिविडेंड का कुछ मेंशन मेरा बेटा नहीं है, तो फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए टाइपोग्राफिक एरर तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग जाएंगे। बट वो अल्टीमेटली हम अगेन सेइंग टाइपोग्राफिक एरर है, वो आपको फाइनल एग्जामिनेशन में करेक्ट ही करके अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो डिसीजन जो दिए गए हैं उसी नाम से पूछे जाएंगे। एक एरर है फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अभिषेक इंजीनियरिंग लिमिटेड एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, क्या बनाते हैं जी? स्टील बनाते हैं। अब ये बनाना चाहते हैं ट्रक। अच्छा, स्टील से सीधा ट्रक पे आ रहे हैं। फॉर दिस इनके फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि आपके पास अवेलेबल फंड्स होने चाहिए जब भी रिक्वायर्ड हो पॉसिबल सोर्सेज से, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम फालतू के पैसे खर्च ना करें क्योंकि नया काम कर रहे हैं। इस तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट है हम उसको अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैच कर पाएंगे। बताइए जो यहाँ पर डिस्कस करा गया है वो कौन सा कंसेप्ट है? बेटा खाली 2 सेकंड दे रहा हूँ, 1 और 2। तो बेटा इसमें है प्लानिंग। मैंने कहा था ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस ये पीछे सीबीएसई में पूछे भी गए हैं और अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में आने के चांसेस इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। हालांकि है बड़ा सिंपल पर पूछा बहुत बार जाता है। तो इसके टोटल 3 टॉपिक हैं प्लानिंग के। एक बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, एक इसके ऑब्जेक्टिव और तीसरा इसकी इंपॉर्टेंस। चलिए आगे बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन, तो आपके 3 बचे हैं, 8वां, 9वां और 10वां। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि जो प्रपोर्शन होता है डेट और इक्विटी का वो इस तरीके से होना चाहिए कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स है उनकी वैल्यू बढ़े, ठीक है, एंड द शेयर द डैश आर सेड टू बी ऑप्टिमल। बेटा क्या ऑप्टिमल कहा जाता है? क्या बेटा वर्किंग कैपिटल, क्या फिक्स्ड कैपिटल, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या बोथ ए एंड बी? 3 सेकंड्स, 1 2 3। बेटा काफी बार बच्चों को देखकर लगता है कि दोनों आ गए तो ये सही होगा, पर बेटा यहाँ पर तो बात ही किसके बारे में हो रही है? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ही डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन आता है, तो ऑप्टिमल माना जाता है क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेटा बोथ, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज देखकर मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूँ कि 10 में से 8 केसेस में ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ भी होता है। पर बेटा 2-3 ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां पर कोई एक आंसर होता है और मेजोरिटी वाले आंसर करेक्ट नहीं होते। बेटा 2 सवाल और फिर आपके साथ हम करेंगे बोनस राउंड ऑफ द न्यूमेरिकल। Dash refers to the increase in profit earned by the equity shareholders due to the presence of fixed financial charges like interest। तो बेटा फिक्स्ड फाइनेंशियल के बाद भी अगर इक्विटी वालों को उसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो बेटा इस कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं? जरा 3 सेकंड के अंदर मुझे बता दीजिए। 1 2 बेटा 3, और बेटा इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब इक्विटी वालों को अच्छा रिटर्न मिलता है इवन आफ्टर वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेट। तो जैसे कि डेट आपने रेज कर लिया बट अगर आपका ईबीआईटी बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट कम है, तो आप इक्विटी वालों को अच्छा रिटर्न दे पाओगे। इट इज सेड टू बी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। चलिए आगे पूछते हैं, आखिरी सवाल है, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन? तो बेटा क्या कॉस्ट है, रिस्क है, इन्वेस्टमेंट है, कैश फ्लो है? 2 सेकंड है बेटा, ये तो सोचना भी नहीं है। 1 और 2। बेटा इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे फाइनेंसिंग डिसीजन इफेक्ट हो बेटा, कॉस्ट, क्योंकि वो अपने आप में क्या है? एक डिसीजन है, उसके अपने फैक्टर्स हैं। तो बेटा जी कॉस्ट, रिस्क और कैश फ्लो पोजीशन तो होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फाइनेंसिंग डिसीजन, बट इन्वेस्टमेंट इज अ डिसीजन इन इटसेल्फ, तो इज एट इट्स ओन फैक्टर्स। ये सवाल अभी बहुत हाल ही में पूछा गया था और आई एम श्योर कि ये हर बच्चे का सही हुआ होगा। तो बेटा जो आप लोगों के स्कोर्स है ऑफलाइन स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी आफ्टर वी आर डन विद द क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर टू गिव योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन नाउ। अभी तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन, तो बच्चों को बैठना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं। समझ में आ रहा है अच्छे से? चैप्टर की थ्योरी क्लियर है, रेडी हो इसके न्यूमेरिकल करने के लिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब बोनस फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये न्यूमेरिकल है यार। अब न्यूमेरिकल करवाने के लिए ना मुझे चाहिए होंगी 2 साइड्स, एक साइड क्वेश्चन की और एक साइड, ठीक है, आंसर की। तो जरा मैं इस स्क्रीन को स्प्लिट कर लूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है मेरा बेटा, नहीं तो हम एक ही जगह पे सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया, तो चलिए सवाल देखते हैं क्या है। तो आई थिंक यहाँ पर ढंग से दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। बेटा हुरे लिमिटेड, ठीक है, कि क्या करते हैं, लखनऊ में अम्यूजमेंट पार्क है इनका, ठीक है। द कंपनी हैड बीन रनिंग ऑन ओनर फंड अप टू द पॉइंट, तो अभी तक ना वो इक्विटी पे ही चल रहे थे, फिर तो डेट नहीं ले रखी, तो उन्होंने विद द इंटेंशन टू ओपनिंग 2 मोर अम्यूजमेंट पार्क। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ। तो अब अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का प्लान कर रहे हैं कि अभी हमें 2 नए पार्क खोलने, कहाँ खोलेंगे ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है, तो उन्होंने लोन लेना है, ठीक है, ताकि वो इस को मैनेज कर पाए। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हो उससे शेयर वालों को हम अच्छे से ट्रेडिंग का बेनिफिट दे पाए। 30% ऑफ द कंपनीज टोटल कैपिटल इज इन दी डेट।
तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने भी आपके साथ चालू करा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा जो उनका ओवरऑल कैपिटल है, मुझे नहीं पता मेरा बेटा कितना है, मैं उसको 100 लेना चाहूंगा। क्यों मैं इसको 100 कर रहा हूं? क्योंकि मुझे उन्होंने ये बता दिया कि डेट जो है वो 30% है। ठीक है बेटा, डेट कितना है? 30% है। तो बेटा जाहिर सी बात है कि इसमें इक्विटी कितनी रही होगी? 70%। तो जो इनका स्ट्रक्चर है उस पाई डायग्राम में मोस्टली दे हैव इशूड इक्विटी एंड वेरी लेस इज द डेट, while the debt was raised at 12%। बेटा debt was raised at 12। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 30 और 12 का क्या लिंक है? बेटा वो तो स्ट्रक्चर दे रखा है ना, और ये कॉस्ट है, दिस इज द इंटरेस्ट ऑन डेट। जो उन्होंने बेटा कर्ज लिया वो कितने इंटरेस्ट पे लिया होगा? 12%। देखिए लिखा है ना, was raised at how much percentage? 12%। मेरा बेटा बट इवन आफ्टर यूजिंग डेट द कंपनीज ईपीएस इज डिक्लाइनिंग। अब उन्होंने क्या करा? ईपीएस उनका फिर भी क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। बेटा ऐसा क्यों हो रहा होगा कि डेट उन्होंने बढ़ाई पर उनका जो ईपीएस है वो कम हो रहा है? क्वेश्चन आई थिंक ये, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द 2 कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन द बिजनेस हैज मेड। अब बेटा पहले तो उन्होंने यहां पर बात करी है इन्वेस्टमेंट की, फिर उन्होंने बात करी है फाइनेंसिंग की। डिविडेंड का इसमें कोई भी लेना देना नहीं था। तो डेट इक्विटी के बारे में बात करी गई फाइनेंसिंग, और पहले वो एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट। मेरा बेटा फिर व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट इवन आफ्टर इशूइंग डेट द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज डिक्लाइनिंग? बेटा ऐसा क्यों हो रहा है कि उनका शेयर, बेटा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उनका अल्टीमेटली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो वो उनका कम हो, फाइन। इसमें ये भी हो सकता है कि उनके कैश फ्लोज हैं वो उनके कम चल रहे हैं, फाइन। या हो सकता है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो उनकी ज्यादा है। तो मतलब देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। या स्टॉक मार्केट की जो कंडीशन है वो इस टाइम पे क्या है? फेवरेबल है, और उस टाइम पर भी उन्होंने डेट से फंड रेज कर लिया, इक्विटी वुड हैव बीन बेटर। तो बट इसमें जो मेनली आप लिख कर आओगे, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली इसमें ये बता दो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनका एक तो कम चल रहा होगा, और अब ये बता सकते हो कि उनका जो कैश फ्लो है वो डाउन जा रहा होगा। स्टेट 2 फैक्टर्स विच फेवर्ड द इशू ऑफ डेट फॉर द कंपनी। बेटा जो ऊपर लिखे हैं वही आप फेवर में करके बता सकते हैं। फिर आप ये बोल सकते हैं अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम रहती है, फिर अगर रिस्क कम रहता, अगर आपको डिफरेंट करने हैं तो आप उसको डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल से थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारा ज्यादा हो गया, बट इसमें ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट था विच वी हैव डिस्कस्ड, एंड इट वाज नॉट एट ऑल नेसेसरी। जो मैंने ऊपर वाला पार्ट करा, दिस वाज अ नेसेसरी पार्ट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। बहुत डिटेल में मैं भी इसके एक्सप्लेनेशन में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे। तो बेटा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बेटा 10 से 12% के बीच में। तो बेटा हमारा जो सोल्यूशन नंबर 2 है उसमें ये कह रहे हैं कि जो कंपनी का बेटा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना वो फिक्स कितना है वो नहीं पता। उन्होंने कहा कि रेंज करता है कितने से कितने में। मेरा बेटा 10% से लेकर ये रेंज करता है 12% के बीच में। अब कितना है वो नहीं बताया एग्जैक्ट। पिछले 3 सालों का ये उन्होंने दे रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर फिक्स्ड कैपिटल। तो उन्होंने देखा कि अब ऑप्शन ए में अगर हम पैसा उधार पे लेते हैं तो ऑप्शन ए में जो उनका लोन होगा उसमें जो वो डेट लेंगे उसमें कितना इंटरेस्ट उनको देना पड़ रहा है 9%। और जो उनके पास दूसरा ऑप्शन मेरा बेटा अवेलेबल है उसमें उनका जो लोन होगा वो कितने इंटरेस्ट पे जा रहा है 13% पे। तो बेटा बिना क्वेश्चन को आगे रीड करे दे शुड गो विद ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें जो डेट का इंटरेस्ट है इट इज लो, लोअर द कॉस्ट ऑफ डेट मोर अट्रैक्टिव दैट सोर्स विल बी। तो पहले ऑप्शन में उनकी जो कॉस्ट है डेट की वो मेरा बेटा 9% है, पर खाली आप जो आंसर दोगे वो 9 और 13% के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दोगे, आप उसको रिलेट करोगे विद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप ऐसा बोलोगे कि वो सोर्स बेटर माना जाता है जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा रहती है। तो ऑप्शन ए बेटर इसलिए है क्योंकि इस वाले सोर्स में जो आपका रिटर्न है वो 10 से 12% में है, जो कि कॉस्ट ऑफ डेट 9% से ज्यादा है। अगेन प्रेजेंटेशन में नहीं जाऊंगा, समझदार आप लोग हो, कैसे एक्सप्लेन करना है आप लोग मुझसे बेटर जानते हैं। तो पैराग्राफ बना के थोड़ा सा ऐसा लिख के उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आइएगा। तो ये बेटर कौन सा है और क्यों बेटर है, क्योंकि आरओआई उसमें ज्यादा है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आपको वहां बेनिफिट मिलेगा। चलिए जी सवाल नंबर 3 पे आते हैं। ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन आया जैसा मैं बहुत देर से चाह रहा था। अब इस सवाल में क्या पूछा गया, तो बेटा सवाल नंबर 3। तीसरे सवाल में कंपनी हमें दी गई है जिसका नाम है जी के लिमिटेड। कंपनी टेक्सटाइल का काम करती है, शेयर कैपिटल है मेरा बेटा उनकी 60 लाख की। कितनी इनकी शेयर कैपिटल है 60 लाख की। अब आप लोग जरा अपने दिमाग से इमेजिन मत कर लीजिएगा कि 6 लाख शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का। फिर मैं ये भी जवाब दे सकता हूँ कि 60,000 शेयर एक शेयर 100 रुपए का। तो मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है उसके बारे में अभी तक एग्जामिनर ने वहां पर मेंशन नहीं करा है। अगर उन्होंने कुछ ईपीएस वगैरह के बारे में पूछा
और अगर कुछ फेस वैल्यू नहीं दे रखी तो चाहे आप 10 ले लो चाहे आप 100 ले लो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर क्योंकि अभी तक कुछ डिटेल मेंशन नहीं है तो हम खुद से फेस वैल्यू को इमेजिन नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? तो एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, 100 रुपये का, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लिखा मेरा बेटा। इन द प्रीवियस ईयर जो अर्निंग पर शेयर था कंपनी का ना वो 0.50, तो उन्होंने ईपीएस दिया कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। मैंने प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में लिख लिया, 0.50 है। तो ये बेटा कौन सा है, पिछले साल का एक शेयर की अर्निंग 0.50 रुपीज थी। फिर आगे डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंपनी ने कहा हमें कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए 40 लाख रुपए की, तो बेटा ये एडिशनल कैपिटल है। अब मैं ना इसको एडिशनल कैपिटल लिखूंगा, मैं इसको शेयर कैपिटल थोड़ी लिखूंगा, क्योंकि लिखा है कि उन्होंने इक्विटी से इशू करा है, नहीं लिखा। कैपिटल चाहिए कितनी है उनको, कितनी, 40 लाख। तो मेरा बेटा 40 लाख की उनको अभी कैपिटल चाहिए। अब कहां से रेज करी जरा वो भी बता दिया जाए। तो उन्होंने इशू करा है 10% डिबेंचर, तो बेटा इस पे इंटरेस्ट कितना जाएगा, 10% के डिबेंचर है। मेरा बेटा आप सब मैथ्स जानते हैं, तो बेटा इस पे 4 लाख का इंटरेस्ट जाएगा साल के बाद। 40 लाख अगर उन्होंने डिबेंचर से उठाया तो 10% 4 लाख एंड पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, डिबेंचर वालों को, ठीक है। अब प्रॉफिट बेटा उनका कितना होने वाला है यहाँ पर, 8 लाख रुपए का, ऐसा उन्हें उम्मीद है। और टैक्स उनका कितना जाएगा इस पे, 40% का टैक्स है। अब ये बताना है कि वेदर द शेयर होल्डर्स गेन्ड और लॉस्ट। तो अगर मैं आपके साथ 2 चार्ट बनाऊं, एक बनाएंगे मेरा बेटा पिछले साल का और एक बनाएंगे करंट ईयर का। तो पिछला साल कौन सा था ऐसा में नहीं पता, करंट ईयर कौन सा है एग्जैक्टली इसमें लिखा नहीं, कौन से ईयर के बारे में बात करी जा रही है। मेरा बेटा पिछले साल में उनका ईपीएस कितना रहा है, 0.50। क्या आप लोगों को इस साल का ईपीएस के बारे में कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो निकाल लेते हैं। इस साल का ईपीएस आप लोग कैसे निकालेंगे बेटा, आपको करना पड़ेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितनी हुई है, 8 लाख। आपको इसमें इस बार इंटरेस्ट भी हटाना पड़ेगा क्योंकि आपने डिबेंचर ले रखे हैं, कितने, 40 लाख रुपए आपने डिबेंचर से उठाए, कितने परसेंट पे आई है, 10% पे है। तो बेटा ये कितना चला जाएगा, 4 लाख, और ये कितना रह गया आपका, 4 लाख। ये आपका क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। जरा आप इसमें से फटाफट से टैक्स को भी हटा लीजिए। टैक्स कितना परसेंट है आपका, 40% है। तो बेटा इसका 40% हो जाएगा 1,60,000। बेटा आप क्या बचा गया, 2,40,000 इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसको किस में बांट देंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स में आप लोगों को ये बांट देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटा क्या शेयर्स में कुछ चेंज आया, शेयर में तो जितने शेयर पिछले साल थे उतने ही शेयर इस साल, इतनी बात सब लोग समझ रहे हो। इस साल कोई नए शेयर तो इशू हुए नहीं, ना पुराने वाले शेयर कोई डाइल्यूट हुए। तो अब पॉइंट ये आता है कि आप इसको 60 लाख को अगर करते हो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितने शेयर हो गए, 60,000। तो ये वाली वैल्यू किससे डिवाइड होगी, 60,000 से। और अगर आप इसको कर देते हो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये वैल्यू किससे डिवाइड होगी, 6 लाख से। सर अब इसको 60,000 से करें या इसको सर हम 6 लाख से करें, सर वैल्यू दोनों से सर अलग अलग आएगी निकल के, तो उससे कैसे, तो बेटा अभी बता देते हैं। अब हमें इतना तो पता है कि ईपीएस को हम निकालते कैसे हैं, अर्निंग बिफोर अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए अर्निंग पर शेयर को यहां पर क्वेश्चन में जो दे रखा है वो 0.50 रखूं और मुझे इसमें पता लगाना है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना रहा होगा। और अगर मैं बोलूं कि ये जो 60 लाख है ये 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करके आया, कितने शेयर हो गए यहाँ पर, 6 लाख। तो मैं यहाँ पर डिवाइड किससे करूंगा मेरा बेटा, इसको 6 लाख से। तो यहाँ पर मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 लाख आ जाएगा, हाँ या ना। तो 3 लाख इज माई अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ईपीएस मेरा कैसे आया होगा, ये न्यूमरेटर जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये कितनी गई होगी, 3 लाख, और डिनोमिनेटर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 6 लाख। तो ये कितना आया होगा, 0.5 मेरा निकल कर आया होगा ईपीएस। तो सर क्या हमारे शेयर 6 लाख हो गए, बेटा मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल हमारे शेयर 6 लाख, क्योंकि अगर मैं यहां पर कितना करता 60,000 तो वो वहां कितना हो जाता 30,000, तो भी मेरा कितना निकल कर आता 0.50। तो बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवाइड होके बेटा मेरा 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख कितना आएगा 0.5। मेरा बेटा 30,000 डिवाइड बाय 60,000 कितना आएगा 0.5। तो उससे फर्क तो ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब चाहे नंबर ऑफ शेयर 6 लाख ले लीजिए, चाहे आप नंबर ऑफ शेयर 60,000 ले लीजिए, पर 6 लाख बेटर, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो किस में दे रखी है, लैक्स में। तो बस इसी रीजन की वजह से मेरी प्रेफरेंस क्या थी, मैंने इसको लिया है लैक्स में। तो अब यहां पर जब आप इसको 6 लाख करेंगे, और क्योंकि अगर आप यहां पर इसको डिवाइड कर दें किसके साथ, 60,000 के साथ, अगर आप इसको डिवाइड कर दें किसके साथ,
60,000 के साथ, तो आपका जो आंसर यहां पर है वो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट निकल कर आ जाएगा। जब यहां पर लाख है तो नीचे ही बेटा किस में वैल्यू होनी चाहिए, लाख। मगर यहां पर बेटा थाउजेंड्स में तो मैं किसको प्रेफरेंस देता, 1000, ध्यान रखिएगा वहां पे डिफरेंस नहीं आएगा। पर यहां पर जब लाख में तो वहां पर प्रेफरेंस होनी चाहिए लाख में, यहां पर 1000 में तो वहां प्रेफरेंस 1000 में। मेरा बेटा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ईपीएस निकल कर आ जाएगा 0.40। अब बताइए क्या शेयर होल्डर्स का फायदा हुआ या शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ। बेटा पहले अगर 6 लाख शेयर थे तो बेटा उन्हें कितना मिला था, 0.50। बेटा अगर उतने ही शेयर है तो बेटा 1 रुपये अब कितना मिल रहा है। तो अगर 6 लाख शेयर है तो उस हिसाब से जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो फॉल हो गया। अगर 60,000 शेयर होते तो एक्चुअली उनका बेनिफिट हो जाता। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, आई थिंक सब बच्चों क्लियर नहीं हुई। अगर यहां मैं 6 लाख की जगह 60,000 कर देता ना तो यहां पर तो वो 0.5 ही रहता, बट यहां पर जब आपका 240 डिवाइड होता कितने से, 60,000 से, तो न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाता, तो आपका आंसर 1 से ऊपर। तो इट विल डिपेंड अपॉन योर एजम्पशन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर आप कितने लेके चल रहे हो। यहां पर उन्होंने मेंशन नहीं करा कि बेटा एक शेयर कितने का इश्यूअर करा होता तो मैं डेफिनेटली वही वैल्यू लेके चलता। तो इसमें कुछ बच्चों का इंक्रीज है, कुछ बच्चों का डिक्रीज आएगा, बट बेटर क्या रहेगा कि जैसे यहां पर लाख में है तो मैं भी प्रेफर क्या करूंगा लेना, लाख में। बाकी आपका आंसर थोड़ा बहुत उसमें वेरी कर सकता है अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट ले लें। और कुछ टीचर्स तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको फेस वैल्यू शेयर की नहीं दे रखी तो आप उसको 10 लीजिए, 100 मत लीजिए। बट अगर कोई बच्चा 100 लेना चाहे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर आपका सही माना जाएगा, बोर्ड में वो करेक्ट हो जाएगा। बट स्कूल टीचर की प्रेफरेंस होती है कि आप उसको 10 लीजिए। चलिए आगे बेटा जी, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, वेल बीइंग लिमिटेड एक कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है ऑर्गेनिक फूड्स की। प्रेजेंटली वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, और वो कंसीडर कर रहे हैं कि सडन चार्ज हो गया डिमांड में, मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है प्रोडक्ट की, तो उन्हें अब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। द कंपनी इज नाउ इंक्लाइंड टू स्टार्ट इट्स ऑनलाइन पोर्टल टू डायरेक्ट मार्केटिंग। द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी एरिया प्लानिंग टू यूज डेट इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑन ट्रेडिंग। अब वो सोच रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसों की रिक्वायरमेंट है वो कहां से पूरी कर ली जाए, लोन लेके, क्योंकि उनको बेनिफिट मिलेगा ट्रेडिंग ऑन। एक शेयर कम होंगे तो फिर जब शेयर्स कम है तो डिवीजन कम लोगों में होगा तो पर शेयर का रिटर्न ज्यादा निकल कर आएगा। फिर 40 लाख इसमें इट इज प्लानिंग टू रेज अ डेट कैपिटल ऑफ 40 लाख थ्रू अ लोन ऑफ 10%। तो इसे इन्फॉर्मेशन लिखिए कि अब जो वो डिबेंचर्स या लोन प्लान कर रहे हैं 10% की वो डेट लेंगे, और ये किस फॉर्म में है बेटा जी, लोन में है। कितना लोन अमाउंट ले रहे हैं, 40 लाख का, दे आर प्लानिंग टू टेक लोन। तो इस पे जी इंटरेस्ट बन जाएगा आपका 4 लाख। कौन से बैंक से, इंडस्ट्रियल बैंक से लेंगे। द प्रेजेंट बेस ऑफ द कैपिटल कंपनी कंप्राइज ऑफ 9 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो क्या मैं यहां पर 90 लाख लिख दूं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी। तो ये उनकी क्या है मेरा बेटा जी, इक्विटी शेयर कैपिटल है, यस और नो, दिस इज देयर इक्विटी शेयर कैपिटल। आप जब इस वैल्यू को प्लस कर देंगे तो बेटा क्या मैं इसमें बोल सकता हूं कि 130 लाख कि उनकी क्या है, कैपिटल है, हाँ या ना। तो उनकी अब जो टोटल कैपिटल हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वो 130 लाख हो जाएगी, या फिर 1.3 CR आप उसको बोल सकते हो, व्हाटएवर नेम यू वांट टू कॉल इट। फर्दर मोर टैक्स रेट कितना उनका जाने वाला है, 30%। अभी तक कितना प्रॉफिट होने वाला है ऐसा कुछ वहां पर मेंशन नहीं करा गया मेरा बेटा। आगे अब उनको ये बोला गया कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस व्हाट आर द 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, स्टेबल कैश फ्लोस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेट। ये दोनों चीजों को ध्यान में, या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होनी चाहिए, डेट सर्विस कवरेज रेशियो फेवरेबल, आप कुछ भी लिख सकते हो जो चीज बेनिफिट में हो डेट को रेज करने में। फिर assuming the expected rate of return on the investment to be same as it was for the current year 15%, do you think financial manager, okay, तो बेटा इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है दोनों केसेस में, 15%। पर आप जो 15% लास्ट ईयर का निकालेंगे वो किस वैल्यू पर निकालेंगे, इस कैपिटल पे। इस साल का जो आप 15% निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे मेरा बेटा, इस साल का हम निकालेंगे इस पे। पिछले साल क्योंकि कोई भी लोन नहीं था, अगर आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था दैट विल बी कैलकुलेटेड 15% ऑन व्हाट वैल्यू, ऑन 90 लाख। एम आई राइट और नॉट, क्योंकि लास्ट ईयर कोई उन्होंने लोन नहीं ले रखा था तो यहां पर उनका EBIT निकल कर आएगा। करेंट ईयर का जो उनका EBIT निकल कर आएगा वो ही 15% रहेगा, पर कौन सी वैल्यू पे अब की बार, ऑन 130 लाख पे, हाँ या ना।
क्योंकि इस बार अल्टीमेटली उन्होंने क्या ले लिया, लोन ले लिया, हाँ या ना। तो उनकी कैपिटल कितनी हो गई है अब 130 लाख और यू कैन से 1.3 CR। अब इस पे आपका EBIT आएगा माइनस आप इसमें कोई इंटरेस्ट करेंगे, हाँ या ना, नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर उनका कोई भी लोन नहीं था। तो मेरा बेटा यहां पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 0। बेटा जो भी वैल्यू यहां पर आपकी निकल कर आएगी उसको हम क्या नाम देंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। बेटा इस वैल्यू पे आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, टैक्स, जो कि कितना होगा 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स, और आपका जो निकल कर आएगा उसको आप क्या नाम दे देंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है क्या, इंटरेस्ट कितना परसेंट है, बेटा वो 4 लाख होगा, राइट, क्योंकि 40 लाख रुपए का आपने यहां पर लोन लिया है। तो 10% जब आप लगाएंगे किसका, 40 लाख का, तो यहां पर बेटा जो भी वैल्यू आपके निकल कर आ जाएगी ओवर हियर, यहां पर जो वैल्यू आएगी इसमें से आपको बेटा माइनस कर देना है कितने लाख, 4 लाख, और आपका उस पर क्या निकल कर आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब बेटा जी इसको आप कर देंगे माइनस किसके साथ, टैक्स का, जो कितना है 30% ऑन अर्निंग बिफोर टैक्स। बेटा ये वाली वैल्यू माइनस होगी, क्या निकल कर आएगा इसका, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बेटा छोटा करूं, जस्ट अ सेकेंड, ये 130 लाख है, मैंने इसको इरेज करा इसलिए थोड़ा सा ये ऐसे हो गया। नाउ यहां पर आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स किसके साथ डिवाइड होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि मेरा बेटा कितने हैं 9 लाख, और यहां पर भी ये जो EAT है किसके साथ डिवाइड होगा, नंबर ऑफ शेयर के साथ, जो कि कितने हैं अगेन 9 लाख है। तो बेटा यहां पर भी निकल कर आ जाएगा EPS फॉर दी प्रीवियस ईयर, और यहां पर आपका निकल कर आ जाएगा EPS फॉर दी करेंट ईयर। जो बच्चे ऑफलाइन कर रहे हैं, मैं अभी रिकॉर्डिंग रोक के आप लोगों से इसका आंसर पूछूंगा। जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, मुझे बताओ यहाँ पे शेयर होल्डर्स का फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस में कैलकुलेशन ज़्यादा लगेंगी। मैं अगर इसको भी करने बैठूंगा तो बेटा मुझे अभी 2-3 मिनट और लग जाएंगे, जो मैं टाइम अगले क्वेश्चन का सेव करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई वांट कि कमेंट सेक्शन में मुझे आप आंसर बताइए कि शेयर होल्डर का यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है या फिर उनका लॉस हो रहा है। बस 15% जो पिछले साल का निकालोगे वो खाली पिछले साल की टोटल कैपिटल ही इतनी थी, हाँ या ना। अब इस साल 40 लाख और ज्यादा जुड़ गए हैं, तो टोटल कैपिटल कहां तक पहुंच गई है, ठीक है 130 लाख तक पहुंच गई, 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई है, ठीक है। अब इसको 1 करोड़ 30 लाख ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप उसको 130 लाख ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन कैलकुलेट वेदर द शेयर होल्डर अर्न मोर और दे अर्न लेस एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई बिलीव समझ में आ गया सबको। वैल्यूज निकाल लेना एंड यू विल गेट टू नो वेदर दे लॉस्ट और गेन। आगे बेटा साक्षी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और इनकी शेयर कैपिटल कितनी है मेरा बेटा 120 लाख। तो साक्षी लिमिटेड जी एक कंपनी है और ये अल्टीमेटली 120 लाख की इनकी शेयर कैपिटल है, तो ये इक्विटी शेयर्स है, हाँ या ना, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये प्लान कर रहे हैं, और इनका लास्ट ईयर का जो EPS था, अर्निंग पर शेयर, प्रीवियस ईयर कितना दे रखा है, ये 0.50 दे रखा है जी। कंपनी ने फंड रेज करा, 10% डिबेंचर इशू करे, 80 लाख रुपए जो इनको चाहिए एडिशनल कैपिटल। ये लास्ट ईयर कैपिटल ऊपर थी, तो एडिशनल कैपिटल हाउ मच दे रिक्वायर इज 80 लाख। अब मैंने जैसा कि बताया क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो कि कितने अल्टीमेटली शेयर इशू हुए फेस वैल्यू पे, तो कितना आप ले सकते हैं 10 फॉर अ सेफर साइड। तो आप इसको ले लीजिए कि कितने अल्टीमेटली शेयर हो गए, 12 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर एट ₹10, कितने लाख शेयर्स हैं 12 लाख, और एक शेयर कितने का हो गया मेरा बेटा 10 रुपए का, तो 12 लाख शेयर्स हो गए, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए। तब ये कैपिटल रेज हुई होगी कितनी 120 लाख, मतलब कि 1 करोड़ 20 लाख इसको आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको 120 लाख भी बोल सकते हैं, 1.2 CR भी लिख सकते हैं ना इसको। तो जैसे लिखा वैसे ही मैंने लिखा, 12 लाख के शेयर्स, 12 लाख शेयर, नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, टोटल कैपिटल आ गई 120 लाख। कैपिटल उन्होंने और कितनी डाली 80 लाख, पर ये किससे रेस करिए डिबेंचर से। बेटा डिबेंचर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू हुआ मेरा बेटा, 80 लाख का 10% कितना है 8 लाख। ये क्या होगा इस पे इंटरेस्ट जब निकालेंगे, तो ये तो बाद में आ जाएगा, अभी 10% डिबेंचर इशू है। पर क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि अब उनकी टोटल कैपिटल कहां तक पहुंच गई है। बेटा 120 लाख उनके पहले थे, 80 लाख अब और आ गए, तो बेटा 2 करोड़ पहुंच गई, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये अल्टीमेटली पहुंच चुके हैं उनकी 200 लाख तक, या फिर आप उसको 2 CR करके भी बोल सकते हो। 200 लाख बोल लो या उसको 2 CR बोल लो, 120 लाख प्लस 80 लाख विल अल्टीमेटली मीन 200 लाख, ठीक है मेरा बेटा। क्वेश्चन में पूछा क्या जरा वो तो देख लें। टैक्स जाएगा 40%, टैक्स जाएगा 40%। बताइए कि शेयर होल्डर का फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ, ठीक है।
अब हमें एक चाहिए डेटा प्रीवियस ईयर का और एक हमें डेटा चाहिए है बेटा जी प्रीवियस ईयर में जो उनका अर्निंग पर शेयर था वो कितना था 0.50, जो कि कैसे आया होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करा होगा किसके साथ, नंबर ऑफ शेयर के साथ, और आपका निकल कर आया होगा उसमें ईपीएस। ठीक है जी। अब ईएटी हमें नहीं पता कितना है और अर्निंग पर शेयर कितना है 0.50, शेयर मैंने कितने बताया 12 लाख, बेटा 12 लाख का आधा कितना हो जाएगा 6 लाख, हाँ या ना, जब आप 12 लाख का आधा करोगे तो वो कितना हो जाएगा 6 लाख। दिस इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स। नाउ ईपीएस कैसे निकाला होगा, 6 लाख रुपए कितने शेयर है बटे 12 लाख शेयर्स में, तो एक शेयर की अर्निंग कितनी निकल कर आई होगी, तो ये पिछले साल की कहानी रही होगी। इस साल की कहानी में जो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है बेटा वो कितनी रही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 16 लाख, लास्ट में लिखा है ड्यूरिंग द करंट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वो 16 लाख रुपए का हुआ है। अब इस साल तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, हाँ या ना, 8 लाख का इंटरेस्ट जाएगा, कितना डिबेंचर है 80 लाख रुपए का, कितना इंटरेस्ट है इस पे 10%, तो बेटा 10% जरा निकाला जाए किस पे 80 लाख पे, जो कि आता है 8 लाख रुपए, बच कितना गया 8 लाख, टैक्स कितना है गवर्नमेंट का 40%, तो ये था अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स जरा इसमें से हटा देंगे, कितना परसेंट है मेरा बेटा 40%, तो बेटा 3,20,000 आपका जाएगा। ठीक है, बच कितना गया मेरा बेटा, ये 4,80,000 आपका है अर्निंग आफ्टर टैक्स। कितने शेयर है मेरा बेटा 12 लाख, शेयर इशू थोड़ी करें, एसएलएसएल क्या इशू करा है, डिबेंचर, कितना आ गया है शेयर 12 लाख, शेयर तो 12 लाख है ना बेटा, अर्निंग पर शेयर पिछले क्वेश्चन की तरह ही कितना हो गया 0.40, पिछले साल का ईपीएस 0.50, इस साल का ईपीएस 0.40 विच रिड्यूस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, तो वी विल से शेयर होल्डर्स हैव लॉस्ट। ठीक है, 10 रुपये फेस वैल्यू मान लो, अगर फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर लाख में था तो नीचे भी किस में लिया हमने, लाख में, थाउजेंड्स में लेते तो वैल्यू बढ़ जाती, तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा हमारा डिफरेंट होता, बट फिर वहाँ बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता कि हमने फेस वैल्यू 100 एज्यूम करी, कोई क्वेश्चन में कहीं पर लिखी नहीं थी, तो वो काम थोड़ा सा लंबा हो जाता, लिखना पड़ता, तो आप 10 लेके चलो। अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दे रखी तो हम कितनी मानेंगे एक शेयर की फेस वैल्यू, 10 मानेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है मेरा बेटा, हटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक जैसे मैंने आपको वो वाला, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी ना मैं जरा होमवर्क में डालूंगा, कि कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करो तो बेटर रहेगा। मैं समझा रहा हूँ इसकी वर्किंग क्या है। जैसे एक क्वेश्चन और था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे ख्याल में, या 4 था, 4th क्वेश्चन, ये आप लोगों के होमवर्क में था, मतलब अभी क्लास के बाद मैं ये आप लोगों से करवाऊंगा, और जो बच्चे ऑनलाइन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में खाली ये बताएंगे प्रीवियस ईयर का ईपीएस कितना था और करंट ईयर का ईपीएस कितना, देन वी विल कम टू नो कि बेनिफिट हुआ है लॉस हुआ। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं बेटा, 40 लाख की रिक्वायरमेंट है और ये थोड़ा एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें वैल्यूज अलग निकल कर आएंगे। मैं आप लोगों को वर्किंग बता रहा हूँ कैसे करनी है। आपको 3 सिचुएशन चाहिए, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। अब यहाँ पर क्योंकि 3 सिचुएशंस है तो वी विल हैव टू एनालाइज ऑल द 3 सिचुएशंस। आपको तीनों सिचुएशन में सबसे पहले क्या देखना है, तीनों सिचुएशन का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स व्हिच विल रिमेन सेम इन ऑल द लेवल्स व्हिच इज 8 लाख। नीचे दे रखा है ना, देखो 8 लाख रुपए यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है, सॉरी ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तीनों केसेस में कितना कितना है 8 लाख रुपए है, माइनस मेरा बेटा इसमें से क्या कर देंगे हम, इंटरेस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट पहले केस में तो जाएगा नहीं क्योंकि लोन आपने नहीं ले रखा, तो इसमें कितना मैं कर दूं यहाँ पे 0। मेरा बेटा यहाँ पर आपने लोन कितना लिया 10 लाख का, बेटा 10 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट है 9%, तो बेटा इसमें डाल दो 90,000। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कितना लोन लिया है 30 लाख का, मेरा बेटा 30 लाख का 9% हो जाएगा आपका 2,70,000 रुपए। बेटा जी माइनस करेंगे, आपकी जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। मेरा बेटा जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल कर आने वाली, क्योंकि मैंने बताया कि होमवर्क में करना है, उसमें से आपको माइनस कर देना है क्या, टैक्स। ऊपर वाली वैल्यू का टैक्स कितना कटेगा 40 या 30, 30%, तो 30% हर वैल्यू का आप इसमें से काट देना जो ऊपर आपकी निकल कर आएगी, और जो वैल्यू आपकी आएगी उसको क्या बोलेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलोगे मेरा बेटा। इस वैल्यू के साथ आपको डिवाइड कर देना है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर कितने कितने हैं जरा निकालें। अब बेटा यहाँ पर 40 लाख की इक्विटी है, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे कितने 4 लाख, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ शेयर है 4 लाख। कैसे निकाला, 40 लाख है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पर कितना है मेरा बेटा 3 लाख, और यहाँ पर आपके हैं 1 लाख। कैसे कैसे निकाले, यहाँ पर इक्विटी 40 लाख है तो 4 लाख शेयर, एक शेयर 10 रुपए का 40 लाख हो गए, 30 लाख रुपए इक्विटी से एक शेयर 10 रुपए का, टोटल शेयर 3 लाख। क्या चीज बेटा जी, अच्छा सॉरी, सो सॉरी आई डिडंट सी, थैंक यू काव्या। क्वेश्चन में यहाँ तो फेस वैल्यू को 100 दे रखी है,
तो शी प्रेजेंस ऑफ फाइंड बेटा वेरी गुड। अभी तक हर क्वेश्चन में जहां गिवन थी नहीं वहां पर हमने कितनी कितनी ली थी 10, पर यहाँ पर तो बेटा उन्होंने बोल दिया कि 10 नहीं लेनी 100 लेनी है, तो बेटा एक 0 कम कर दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 40,000, क्योंकि 40,000 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे मेरा बेटा तब 40 लाख बनेगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने तो वो देखे नहीं, मैंने कहा हर क्वेश्चन में भी 10 ले रहे थे, इसमें भी 10 होगी। बेटा अगला 30,000 होगा, यहाँ पर मेरा बेटा होगा 10,000। ठीक है जी। अब ये आपका क्वेश्चन बन चुका है पूरा। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे हम, डिवाइड, और जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, ईपीएस। अब तीनों का ईपीएस कितना कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वाले अभी काम करके उठेंगे दोनों क्वेश्चन का, जो ये वाला क्वेश्चन है और जो पीछे वाला क्वेश्चन था। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे थे, वीडियो समझ में आया हो तो बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दोस्तों शेयर कर दो। इस चैप्टर की जो भी दिक्कत परेशानी है सारी के सारी क्लियर हो जाएंगी। लंबा वीडियो था, चैप्टर बड़ा था, न्यूमेरिकल करवाए थे, ऐसा प्रॉमिस किया था। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान है, मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस की बात थी, प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हो। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।